एक्स्ट्रा प्रेशर होता है फेवरेट्स की तरफ, वो पाकिस्तान फेवरेट्स है। इस पिच पे 400 रन नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा। पाकिस्तान टीम इस वक्त एशिया कप की फेवरेट टीम है। पहले हल्का बंदियां होंगी, उसके बाद जाके इलेक्शन होगा। प्रॉपर ट्रेनिंग दे दें हम लोग, शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल ला सकें। जबरदस्त। मेरा रंग ऐसा हो कि जब मैं जाऊं महफिल में तो कोई मेरी टक्कर कहीं ना हो। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ सहरिश ज़ुहैब और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम खान। और गुड मॉर्निंग, सुबह खैर आपको कहेंगे दुनिया बोल है के सेट से। जी बिल्कुल, और यकीनन हमारे जो नाजरीन हैं वो ये भी जानना चाहेंगे, सहरिश आप कल गायब थी, आपने कल छुट्टी की है, उसकी वजह जो है वो सबको बताइए क्या वजह? मैं बस कुछ थोड़ा सा अनवेल फील कर रही थी। ओके जी, तबीयत की नासाजी? तबीयत की कोई मसला नहीं है, तबीयत अक्सर ख़राब हो जाती है। कल कराची शहर वालों की भी जो है वो तबीयत काफ़ी नासाज रही, और इसी से रिलेटेड आज का कोट ऑफ द डे भी है जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। सुल्तान टीपू का कॉल है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। जी हाँ नाजरीन, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ये कल कराची की सड़कों पर सबने देख ही लिया, और अब आप ये देख भी सकते हैं कि कैसे घूम रहा है शेर। वैसे एक शेर हमारे स्टूडियो में भी आ गया था, वो कहीं गायब है, मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा, वैसे मैं हैरान हूँ कि लोगों ने मतलब शेर का बच्चा अगर हो तो चलो समझ आती है कि वो अभी उसके वैसे दांत नहीं होते या वो काटता नहीं है, और ये जब शेर इतना बड़ा हो जाए उसको पालतू जानवर के तौर पर रखना, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये शायद बीमार था, कुछ खा नहीं रहा था, तो ये डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। ये तो जी कहा जा रहा है, लेकिन अगर आप देखें कराची के लोगों का अगर आप ये स्टैंडर्ड जो कि शेर रखते हैं, उन्हें डाले की जो डिग्गी होती है ना, वहां पर शेर को बिठा के गाड़ी चलाने का बड़ा शौक होता है। ऐसे काफी लोग आपको दिखेंगे जो कि रात की तारीकी में भी घूमते फिरते नजर आ जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसा ही कोई वाकया था जिसके अंदर शेर को ले जाया जा रहा था, और थोड़ा शो ऑफ वाला केयरलेसनेस की इंतहा है कि आपका एक जंगली जानवर, चलो आपसे तो वो मानूस होगा, किसी भी लिहाज से जाहिर आपके साथ रहा होगा, पला होगा, लेकिन दूसरे लोगों के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। और आपने जनाब एक तो वो कुछ खा नहीं रहा था, तो पता नहीं एकदम अगर किसी पे हमला कर देता, क्योंकि पता है जब जानवर ने कुछ ना खाया हो तो वैसे वो अग्रेसिव भी हुआ होता है, और थोड़ा सा वो अजीब सा बिहेव भी करता है भूखा होने की वजह से। ऐसा ही, और एक हमला किया है, जख्मी भी किया है एक शख्स को, और पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। खैर इसी वजह से वो जाहिर सी बात है, जानवर है, जानवर को क्या पता है कि क्या होने जा रहा है उसके साथ। लेकिन एक चीज़ अगर हम सियासी मंजरनामे के साथ इसे कंपेयर करें तो यह है कि जी जब ये शेर की एंट्री होती है तो लोग थोड़े घबरा जरूर जाते हैं। ये देखने में आया, अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है कि जी अक्टूबर में होगी एंट्री, पर घबराहट जो है वो थोड़ी सी फैल गई है। चले जी देखते हैं वो फिर शेर आया, शेर की अभी आपने बात की थी, तो नारे भी फिर ऐसे ही हमें सुनाई भी देंगे। एनी हाउ देखते हैं क्या रिसेप्शन की तैयारियां भी होंगी आगे चलकर। अब शामिल करते हैं बड़ी खबर, बड़ा दिन, बड़ा इवेंट, बड़ी मेजबानी। एशिया कप का आगाज आज से हो रहा है। मेजबान पाकिस्तान आज मुल्तान में नेपाली टीम की मेहमान नवाजी करेगा। इफ्तिताही तकरीब में आइमा बेग आवाज का जादू जगाएंगी, नेपाली गुलकार भी रंग जमाएंगी। त्रिशाला नाम है इनका, बाय द वे। सियासी मैदान में बड़ी तब्दीलियां, तो शखाना केस में पीटीआई के चेयरमैन की सजा मअतल, मियां साहब की वापसी की खबरें भी गर्म। क्या तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जा रहे हैं? कराची में शेर ने पिंजरे से बाहर आकर मालिक को अंदर करा दिया। शाहराह फैसल पर घूमते शेर को देखने के लिए मेला लग गया। इंतजामिया परेशान, शहरी हैरान, अब शेर और मालिक दोनों पिंजरे में हैं। और जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। जी हाँ, वो शो मुकाबलों में सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद, पेस एंड फ्रेंडली गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी चैंपियन सैयद मोहम्मद ने आज मुलाकात हमसे करनी है दुनिया बोल है में। तो ये है जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज डिटेल में बातचीत होने वाली है। और बड़ी दिलचस्प खबरें हैं ये। ट्रेंड्स की जाने बढ़े क्या? हाँ बिल्कुल जनाब, और एशिया कप हमारा पहला ट्रेंड है, और आज से एशिया कप का आगाज हो रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका की मेजबानी में शुरू होने वाला एशिया कप, जिसका इफ्तिताही मैच आज मुल्तान में खेला जाएगा। नेपाल और पाकिस्तान की टीमें टकराएंगी। इफ्तिताही मैच से कबल रंगारंग तकरीब का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें नेपाली गुलकारा, जिनका नाम मैंने त्रिशाला बताया है, वो और पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगी। और इस ट्रेंड में सारिफीन पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए पुरुमीद नजर आ रहे हैं। ट्रेंड में हजारों सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं। ये बताइएगा सहरिश की जो त्रिशाला जिनका आपने जिक्र किया है, ये अच्छी गुलकार है?
सॉरी टू से मैंने इनको सुना नहीं है फहीम। अच्छा, मैंने तो उनका नाम भी नहीं सुना था, आपसे सुना है। नहीं, तो मैंने मुझे उनका लगा नाम शायद कोई पढ़ा है, आप गुनगुना दें। मैंने पढ़ा है उनका नाम। अच्छा, और मेरी आवाज बहुत भोंडी है तो मैं ये रिस्क वैसे भी नहीं, ना वो तो लेती। हमें अंदाजा है, लेकिन हम ऐसे ही चाह रहे थे कि गुनगुना दें। अंदाजा है। खैर, एशिया कप नेपाल में जो है वो पहली बार अरे हाँ, हैशटैग के अंदर तो नेपाल भी शामिल हुआ हुआ है, क्योंकि एशिया कप में पहली बार नेपाल की टीम भी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। और ट्रेंड में सार्फिन ने दोनों टीमों के लिए पुरुमीदी का जो है वो इजहार किया है। दूसरी जानिब ग्रीन शर्ट्स को टफ टाइम देने के लिए नेपाली टीम ने भी खूब प्रैक्टिस की। और आपको मजे की बात बताऊं सहरिश, कि नेपाली टीम जो है वो क्लीन स्वीप करके आई है क्वालिफाइंग राउंड्स में। उन्होंने यूएई की टीम को हराया है, ओमान की टीम को हराया है, कुवैत की टीम को हराया है, मस्कत की टीम को हराया है, और सारी टीम्स को हरा के जो है वो आगे बढ़े हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अपसेट हो सकता है, यानी कि अब हल्का हरीफ ना समझे नेपाली टीम को। सहरिश, तो आप तैयार हैं आज के मुकाबलों के लिए? आज जो नेपाल और पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है। मैं तैयार हूं, मुझे लगता है मेरे से ज्यादा आप तैयार हैं, क्योंकि आपने तो बकायदा फिंगर टिप्स में रखा हुआ है कि नेपाल ने इससे पहले किन किन टीमों के साथ खेला है और क्या सिचुएशन है। यानी आओ, इस वक्त हमें बहुत सारे क्रिकेट पंडित भी ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त सुहेब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अब्बास शबीर वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप सभी हजरात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा, मेरा ख्याल है कि मैं सुहेब साहब आपकी तरफ आती हूँ। आ जाए, क्योंकि रात में ये हमारे पैनल में भी हैं। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा सुहेब साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो स्क्वाड का रात ही में ऐलान कर दिया गया, दैट मींस कि हम फुल स्ट्रेंथ के साथ आ रहे हैं, वरना ऐसा होता नहीं है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सिलेक्शन में, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने एशिया कप पे दाखिल हो रहे हैं, यानी कि स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। पहला मैच है एशिया कप का, किसी भी टूर्नामेंट का पहला मैच हो, उसको आप हल्का नहीं ले सकते। ठीक है, नेपाल ने पहली दफा पाकिस्तान से मुकाबला किया है, इससे पहले पाकिस्तान कभी नेपाल से खेली नहीं है, तो हमें नहीं पता उनके कौन से बल्लेबाज, कौन से गेंदबाज किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, किसकी क्या स्ट्रेंथ से वीकनेस है। जरूर कुछ वीडियोस देखे होंगे इन्होंने, कुछ तैयारियां की होंगी, बिकॉज नेपाल खेलता आ रहा है। 2018 में इनको ओडीआई स्टेटस मिला था और अभी वो 15th रैंकिंग पे आ गए इतनी जल्दी। आप याद रहे कि 2027 में जो वर्ल्ड कप है उसमें 14 टीमें खेलेंगी, तो नेपाल का कोई भरोसा नहीं है कि आज एशिया कप कल वर्ल्ड कप। और जो जिस तरीके से ये जीते आए इन्होंने, आई थिंक अभी मैं पढ़ रहा था कि वो एशिया मेंस प्रीमियर कंपटीशन होता है उसमें हांगकांग को हराया, वर्ल्ड कप जो कि एशिया कप पहले खेल चुकी हैं। उसके बाद कोई 12 ओडीआई में से 11 जीत चुके हैं, तो इन्होंने हर हरीफ को टफ टाइम दिया है, हराया है। और पाकिस्तान को भी आई थिंक जरा से केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज ये जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं इसमें एक जरा सा एक्स्ट्रा प्रेशर होता है फेवरेट्स की तरफ, वो पाकिस्तान फेवरेट्स है, तो वो जो है वो एक्सपेक्टेशन जो होती है वो आपको बार दफा मार डालती है प्रेशर में ला के अगेंस्ट एसोसिएट टीम। बिल्कुल सर, ये होता है। सुहेब साहब, आपने बिल्कुल बताया कि प्रेशर पाकिस्तान पर होगा, क्योंकि अपसेट का जो है वो खतरा भी उसी टीम को होता है जो कि बड़ा हरीफ हो। और इस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 ओडीआई टीम का स्टेटस रखती है। सारी साहब, आपकी जानिब आऊंगा, ये बताइएगा कि नेपाल ने इस वक्त इन क्वालिफाइंग राउंड जो हमने खेला है एशिया कप का, उसमें तमाम टीमों को तकरीबन जो है वो हराया है और बड़े मार्जिन से हराया है। ठीक है, टीमें इतनी स्ट्रांग नहीं थी, ओमान की, यूएई की, कुवैत की, वो भी जो है वो इमर्जिंग टीम्स ही थी, लेकिन उन्हें हरा के सिंगल हैंडेडली नेपाल यहां तक पहुंचा है। अपसेट का कितना चांस देख रहे हैं? फहीम खान, आपको, शहरीज को, शोएब भाई को और तमाम हमारे जो पैनल को बहुत बहुत सलाम। पाकिस्तान का एशिया कप पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। पाकिस्तान में हो रहा, पाक फौज को क्रेडिट देना, हमारे तमाम उन सेक्रेटरी इदारों को क्रेडिट देना है। 2008 में एशिया कप हुआ था, 2023 में एशिया कप हमारे यकीनी तौर पर हमारे मुल्क में होना, हम उसको सपोर्ट करेंगे। आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया कप मुल्तान में जो खेला जाएगा, 40,000 से ज्यादा तमाशे इस मैच को देखेंगे। बैटिंग पैराडाइज है नेपाल और हमारा कोई मैच नहीं। अगर क्रिकेट अगर बात करें, क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है और जेंटलमैन खेल की अगर बात की जाए, क्रिकेट की तारीख की बात की जाए, पाकिस्तान की वर्ल्ड रैंकिंग में टीम है और पाकिस्तानी खिलाड़ी जिस तरह अगर 500 से ज्यादा ओडीआई मैचेस खेले में, और नेपाल तो अभी आया नेपाल के लिए तो बहुत सुनहरी दिन है। और टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, टॉस जीतेगा नेपाल भी तो पहले बॉलिंग करने को तरजीह देगा, पाकिस्तान टॉस जीतेगा बैटिंग करने को तरजीह देगा। जो मेरे अपने जराए बताते हैं, इस पिच पे 400 रन नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पहले
पहले बैटिंग करेगा तो 400 रन बनाएगा। मगर ये चीज भी बताना जरूरी है, नेपाल के स्पिनर बहुत अच्छे हैं और नेपाल के स्पिनर अपने स्पिनर में बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं। तो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए, जैसे आपने बहुत प्यारी बात की थी, पाकिस्तान ने पहले दिन ही टीम अनाउंस की। पाकिस्तान ने 2 मैचों की टीम अनाउंस कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो यहाँ पर जो मैच खेलेगी नेपाल से आज के दिन, उसके बाद 2 तारीख को जो इंडिया से कैंडी में खेला जाएगा, तो यही इनका माइंड सेट है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए हमारे वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर है, मगर वर्ल्ड क्लास स्पिनर हम अपना शादाब को अंडर एस्टिमेट करते हुए आते काफी अरसे से, और शादाब ने जिस तरह से इंप्रूव किया है तो मैं बहुत ही उम्मीद हूँ आज शादाब का। ठीक है, अच्छा मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब्बास साहब का क्या व्यू है इस पर? जिस तरह के मैंने पहले कहा, जिसकी बात अभी साजिद साहब ने भी की, कि इट्स अ साइन ऑफ क्लैरिटी कि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सिलेक्शन में। हमने टीम भी पहले अनाउंस कर दी, उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस मैच को लेकर? क्या स्कोर पाकिस्तान को करना चाहिए या होगा? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये नई मीडिया स्ट्रेटजी है कि एक दिन पहले इन्होंने टीम अनाउंस कर दी है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, बिल्कुल फाइनल मोमेंट्स के ऊपर चेंजेस होती थी, टीम में कोई ना कोई इन आउट होता था और टीम अनाउंस हो जाती थी। लेकिन अच्छी स्ट्रेटजी है, पहले ही जो आपके कार्ड्स हैं आप ओपन कर दें, अच्छा होता है। क्योंकि पाकिस्तान टीम इस वक्त एशिया कप की फेवरेट टीम है, टॉप फॉर्म में है। लेकिन एशिया कप का पाकिस्तान के अंदर जो मैचेस हैं, जो थोड़े बहुत मैचेस हो रहे हैं, एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इंडियन बीसीसीआई क्रिकेट से भी कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिम्बाब्वे क्रिकेट से भी आ रहे हैं, और भी बोर्ड के सरबराहान को यहाँ पर एशिया कप देखने के लिए दावत दी गई है। एक अच्छा टूर्नामेंट है। हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, ये उनकी एफर्ट्स हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान में बड़ा फ्रीली मूव करेंगे और फ्रीली खेलेंगे। अफगानिस्तान की टीम भी यहाँ पर है, नेपाल की टीम की यहाँ पर है। आज ओपनिंग मैच है। जहाँ तक पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन है वो बड़ा अच्छा है। अफगानिस्तान से जो 3 मैचेस के अंदर जिस तरीके से हमारा जो टॉप ऑर्डर है, इमामुल हक थे, और जो तमाम पूरी टीम जो टीम एफर्ट के साथ खेली है, अगर उसी की कंटिन्यूटी वो रखेंगे तो एशिया कप में जो बड़ा मैच होगा वो कैंडी में होगा, पाकिस्तान और इंडिया का, जिस पर नजरें पूरे पाकिस्तान की हैं, पूरे इंडिया की हैं। पूरी दुनिया की नजरें नेपाल की टीम का ताल्लुक है। तो मुझे एक बात यहाँ पर, एक और चीज, नेपाल भी क्वालिफाई करके, बस एक सवाल मैं इसमें, क्योंकि आपने ही जो अभी बात की है कि जी इंडिया से भी कुछ ऑफिशियल्स आ रहे हैं, तो उनके एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने, विक्रांत, उनका भी ट्वीट आया था कि जी मैं सारे मैचेस कवर करूंगा, चाहे वो पाकिस्तान में और श्रीलंका में। मुझे ये भी बताइएगा कि विक्रांत पहुंच गए, क्या न्यूज़ है आपके पास? दूसरा ये भी बतलाइएगा कि जो पीसीबी बोर्ड के साथ आप काफ़ी कनेक्टेड हैं, तो यहाँ से बोर्ड में चेयरमैन जा रहे हैं देखने के लिए मैच, श्रीलंका के सारे मैचेस देखेंगे या सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने जा रहे हैं वो? देखिए, मुझे कल कोई डिप्लोमेटिक सोर्सेज से ये पता चला था कि इंडिया के जो बीसीसीआई के 2 लोग आ रहे हैं, राजीव शुक्ला और रॉजर बीनी, उनके जो वीज़ाज हैं वो जारी कर दिए गए हैं। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी पता चला था कि उनके प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो बड़ी अच्छी ओपनिंग सेरेमनी होगी। बिल्कुल मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता कि ज़का अशरफ साहब वहाँ पर मौजूद होंगे या नहीं होंगे, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पर होंगे, क्योंकि एशिया कप की ओपनिंग है। एशिया कप के सारे मैचेस यहाँ पर होते तो हमें ज़्यादा खुशी होती, लेकिन फिर भी हम खुश हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। नेपाल टीम की जो बात आपने बिल्कुल सही कहा अब्बास। मैं चाहूंगी थोड़ा सा मैं सुहेब साहब आपकी तरफ आऊं। जैसे कि अभी हम स्क्वाड की बात कर रहे हैं कि वो ऐलान हो गया, बड़ी अच्छी बात है, हमने अपने पत्ते शो कर दिए। अच्छा, इसमें आगा सलमान और इफ्तिखार खेल रहे हैं, दैट मीन्स कि सऊद शकील नहीं खेल रहे। आपका क्या ख्याल है, क्या ये पॉसिबल नहीं था कि सऊद को एटलीस्ट टेस्ट किया जाता, किसी और को बिठा दिया जाता? इफ्तिखार आगा सलमान की जगह तो मैं नहीं कहूंगा, ही इज बीन इन ट्रेमेंडस फॉर्म। इन्होंने जो पिछले अफगानिस्तान के जो 2-3 ओडीआईज हुए उसमें जरा सा ये स्लो खेले और जरा से इनके रन्स कम हुए। अदरवाइज आगा सलमान जब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ आए थे बहुत लाजवाब खेले थे। यही श्रीलंका में टेस्ट मैचेस में इन्होंने 100 किया, तो मेरा नहीं ख्याल आगा सलमान की कहीं जगह जाती थी। और ऑफ स्पिन कर लेते हैं, 2-3 ओवर निकाल लेते हैं, शायद 4 ओवर निकाल लें। इफ्तिखार के ऊपर जरा सा डाउट है क्योंकि T20 के ऊपर खेलते आए, ये इनका टेम्परामेंट इतना लंबी इनिंग्स का है नहीं। आज शायद ये खेल जाए नेपाल के अगेंस्ट, वो दूसरी बात है, लेकिन इनका 30-32 का एक हदफ होता है, उसके बाद ये पेशेंस लूज कर जाते हैं। वहां पे साउथ शकील आई वुड
आई नहीं, एग्री। लेकिन सुहेब साहब, अब छोटी टीम है ना नेपाल, गो के हम ये कह रहे हैं कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है या फिर ये टीम को हल्का नहीं लेना, लेकिन हमें अपने सारे पत्ते इस्तेमाल इसी मैच में तो नहीं करने चाहिए थे, क्या ख्याल है? नहीं देखिए, बात सऊद शकील को खिला के आप हल्का तो नहीं ले रही हैं नेपाल को। ही इज अ ट्रेमेंडसली टैलेंटेड प्लेयर। उसने श्रीलंका में जो टेस्ट सीरीज भी है वहां दिखाया है कि वो बहुत पेस से खेल सकता है। बल्कि जो तीसरा ओडीआई उसको खिलाया, उसने 4-5 गेंदें खेली, को 9-10 रन बनाए जब रन आउट हो गया, और उसको 5 गेंदों की बेसिस के ऊपर एशिया कप स्क्वाड में शामिल किया गया। दैट मींस उन्होंने उस 5 गेंदों में जज कर लिया कि ये तो मिडिल कर रहा है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल रहा है। जैसे अभी बात हुई कि नेपाल के भी स्पिनर्स अच्छे हैं, मेरा तो ख्याल है कि इफ्तिखार से पहले सऊद शकील को चांस देना चाहिए था। सऊद शकील को चांस देना चाहिए था, बिल्कुल सही कहा आपने सोहेब साहब, और हमारा भी यही ख्याल था। लेकिन इफ्तिखार को अगर चांस मिल रहा है तो साजिद भाई ये बताइएगा कि क्या अभी भी टीम में रिश्तेदारियां चल रही हैं, दोस्तियां यारियां चल रही हैं, प्रायोरिटीज जो है वो टैलेंट पे नहीं दी जा रही, मेरिट पे नहीं डिसाइड किया जा रहा है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा? क्योंकि ये तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि इफ्तिखार जो है वो ओडीआई की फॉर्म में नहीं है। T20 के लिए बहुत अच्छा है कि उन्हें खिलाया जाए, पर ओडीआई के लिए सऊद शकील जब मौजूद हैं तो इफ्तिखार को यूज किया जा रहा है, जबकि इंडिया के लिए सरप्राइज हो सकते थे और बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकते थे सऊद शकील। देखो फहीम खान, यकीनी तौर पर जिस तरह सऊद शकील को खिलाया, 2 चौके मारे, उसका कॉन्फिडेंस यकीनी तौर पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन और आपको आगे जाके इसका काम लेना पड़ेगा। और यहाँ पर इफ्तिखार यकीनी तौर पर एक ग्रुप बंदी है, डंके की चोट में है ग्रुप बंदी। रिजवान पूरी टीम को हैंडल कर रहे हैं। रिजवान ने 28-29 ओडीआई खेले, उसकी कारकर्दगी क्या है 28-29 ओडीआई में? आप नंबर 4 का मतलब समझते हैं? नंबर 4 पे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी होती है। यहाँ पर ग्रेट जावेद बिदात इंजी की बात करूं कि बहुत से ग्रेटेस्ट प्लेयर पूरी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी नंबर 4 है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, अगर सऊद शकील को अब नंबर 4 पे खिलाएंगे, इंडिया के स्पिनर हमसे बहुत बेहतर हैं और हमें स्पिन ट्रैक पे आगे जाके 2 तारीख को मैच खेलना है। और लेफ्ट हैंड बैट्समैन जब नंबर 4 पर आएगा, आपकी खुशकिस्मती है आपके जो दूसरे लेफ्ट हैंड स्पिनर थे उसने रन बना दिए, तो थोड़े बहुत वो फॉर्म में आ गया। आपने तो उसको पहले अंडर प्रेशर नवाज को लेके आ गए थे। अगर नवाज रन नहीं बनाता, क्या नवाज यहाँ टीम में होता? नहीं होता। नवाज ने 30 रन बनाए बॉलिंग की, मगर 200% यहाँ सऊद शकील की जगह बनती थी, मगर खुला मैरिट का कत्ल किया। और ये डंके की चोट पे उसका ताल्लुक कराची से, क्रिकेट की तारीख में 135 साल तारीख में उसको जो रिकॉर्ड बनाया है, कोई और लड़का बताता उसके पास तो लाखों रुपए इनाम करते थे, उसको तो इनाम भी नहीं दिया। उसका खुला मैरिट का कत्ल हो रहा है। ये इंसाफ हो रहा है? कोई इंसाफ नहीं हो रहा भाई, ये दोस्तियां निभाई जा रही हैं। ये क्या बात है सोहेब साहब कि ये जो कराची के लड़कों का, अभी साजिद भाई ने भी जिक्र किया कि ताल्लुक कराची से, हम ये देखते आ रहे हैं, वैसे ये वाकई ये रियलिटी है या इसे ये समझ लीजिए कि बस ये टीम में जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाते जी? जैसा कि रिजवान का उन्होंने जिक्र किया कि हारिस मौजूद थे तीसरे में, रिजवान रेस्ट ले सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं लिया। अभी अफगानिस्तान का जो तीसरा ओडीआई हुआ उसमें भी तो रिजवान जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है मैदान किसी सूरत भी। देखिए, पॉलिटिक्स चलती है, ज्यादतियां होती हैं, क्रिकेट हिस्ट्री में होती आई है। लेकिन आप ये देखें कि अगर आप हारिस की बात कर रहे हैं तो हारिस कहाँ से, कराची से तो नहीं बिलोंग करता ना, तो हारिस के साथ भी ज्यादती हो रही है। उससे पहले हमाद आजम एक इतना अच्छा ऑलराउंडर था, आपने उसको डेवलप नहीं किया। इस तरह होती हैं, बिल्कुल होती हैं। लेकिन सऊद शकील की बिल्कुल 100% जगह बनती थी, और जिस तरीके से वो पेश करके अपने आप को खेल रहे हैं, उन्होंने टेस्ट मैचेस में इतनी अच्छी खेला, गैप्स में मारे, हवा में ऐसी जगह मारे जहाँ पे फील्डर्स नहीं होते थे, बिल्कुल जगह बनती थी। और मैं यही कहूंगा कि हाँ, यारी दोस्ती बाज़ दफ़ा काम आ जाती है। और मेरा नहीं ख्याल कि इफ्तिखार की ओडीआई 50 ओवर में जगह बनती थी। ये अलग बात है, वो 50 कर जाए, 100 कर जाए, वो नेपाल के खिलाफ, इवन इंडिया के खिलाफ, यू नेवर नो। और लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद सऊद शकील को इंडिया के खिलाफ खिलाया जाए, स्पेशली अगर आज। चले, लेट्स सी आगे क्या होता है। मैं आपसे चाहूंगी अब्बास ये पूछना कि अगर पेस की बात की जाए तो केस में भी एक आध को रेस्ट दिया जा सकता था अगर हम शाहीन को दे देते, स्पेशली क्योंकि उन्होंने ओडीआई के 3 मैचेस खेले थे, या फिर हमें फुल स्ट्रेंथ के साथ ही जाना ठीक हमारे लिए था फैसला? सैरिश, अगर मुझे सिर्फ 30 सेकंड दें तो मैं साजिद भाई को रिप्लाई करूं। साजिद भाई की अपनी राय होगी। टीम में कोई ग्रुप बंदी नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, मेरिट के ऊपर इमामुल हक बाइख्तियार दिख रहा है। ग्रुप बंदी नहीं है लेकिन दिख रहा है, ये चीज तो ऑब्वियस है ना, नजर आ रही है एक चीज के बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा। देखिए ये चीफ सेलेक्टर की अपनी नजर है कि उसने किस खिलाड़ी को खिलाना है।
ये मैं बार बार सवाल कर चुका हूं कि बल्कि मैंने कल भी ज़का अशरफ से मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा था कि नजम सेठी साहब के दौर के अंदर ये तासुर दिया जाता था कि टीम में ग्रुप बंदी है, फेवरेटिज्म है, उसको निकाला जाता है, उसको रखा जाता है। लेकिन ज़का साहब ने कहा कि मेरा तो पहली बात है कि टीम सिलेक्शन के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है, ना मुझे पता है कि किसने जाना है किसने नहीं जाना। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इंजमामुल हक को मैंने बाइख्तियार चीफ सिलेक्टर बनाया है, वो मशावरत करेगा। क्या बात कर रहे हैं, बात तो ये है कि जब चीफ ही चेंज हो जाए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बात चीफ मतलब हम सिर्फ पीसीबी के चीफ की बात कर रहे हैं। हाँ। मैं आपको ये बताऊं अब्बास साहब कि आप ज़का अशरफ को और नजम सेठी साहब को कंपेयर कर रहे हैं। आप ये कैसे मतलब कह सकते हैं कि एक पीसीबी के चेयरमैन को जो है वो ये राइट ही नहीं है कि जी उनकी मर्जी नहीं है, वो कह रहे हैं नहीं इंतजाम बिल्कुल फ्री हैंड है। आपको लग रही है माजी के अंदर यही तो होता रहा है। साजिद भाई जिस चीज की बात कर रहे हैं ग्रुप, चले खैर ये इंटरनल जो भी डिस्कशन होते हैं, जो भी चीजें होती हैं उसमें हम बहस में नहीं जाएंगे, हमारे पास वक्त भी कम है। शॉर्ट अभी ये बता दिया है मुझे साजिद साहब ने कि भाई 400 के करीब भी रन हो सकता है इस क्रीज पर। तो खैर बहुत शुक्रिया आपका। सोहेब अल्वी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल जी बैटिंग पैराडाइज है नेपाल की, अपना मुल्तान की जो विकेट है बैटिंग पैराडाइज है। साजिद भाई ने बिल्कुल अच्छी बात की है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को अगर मौका मिला तो वो खुलकर चले जी, अल्लाह करे कि हमारी तवक्कुआत पूरा उतरे। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपका, साजिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और सोहेब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सोहेब साहब से तो रात में इंशाल्लाह खेल के बात हो ही रही है सर। चलिए एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और अब एक नज़र हो जाए कुछ सियासी मंजरनामे पर, कुछ डेवलपमेंट्स पर ताज़ा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा को मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ज़ुबानी तौर पर मुख्तसर फैसला सुनाया और चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन ट्विस्ट ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाई की राह में साइफर केस रुकावट है, क्योंकि इस केस में 30 अगस्त तक, आई थिंक सो आज तक ना, आज 30 अगस्त तक रिमांड मौजूद है। और आज ही इस्लामाबाद के सेक्रेटरीट में अदालत के जज जो हैं उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ज़ाती हैसियत में भी तलब कर लिया है। लेकिन सियासी मंजरनामा जो है वो बहुत ही गहमा गहमी का शिकार हो गया है साजिद साहिबा, क्योंकि मियाँ साहब ने भी जो है वो वापसी की खबर को कंफर्म कर दिया है और अक्टूबर के मिड तक जो है उनकी वापसी मुमकिन होने वाली है। अच्छा, इसी बहस के जी आप मैं ये बता रही थी कि अभी जो रिहाई के इम्कानात हैं वो कुछ कम है। ये साइफर केस कहा जा रहा है कि बड़ा मजबूत केस है और इलेक्शन से पहले दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हल्का बंदियाँ भी की जा रही हैं और फिल वक्त इंतखाबी मुहिम का नामो निशान नहीं है। तो लोगों के ज़हनों में बहुत सारे सवालात हैं। इस पर बात करने के लिए नून लीग के रहनुमा राजा उमर खिताब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। राजा वालेकुम अस्सलाम। जी जी अच्छा राजा साहब, मुझे ये बताइएगा कि खबरें तो कुछ इस तरह की हैं कि आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वाले डटे हुए हैं कि भाई कुछ भी हो जाए हम लोगों ने 90 रोज में इंतखाबात ही करवाने हैं। तो ये फिर कैसे मुमकिन हो पाएगा? ना कोई कैंपेन है, ना कोई नामो निशान है, वो लोग डटे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है आगे चल के हमें कुछ महाजरा या इख्तिलाफ की सूरत हाल कुछ एहतजाज में या धरने में नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया मुझे, और जिस तरह आपने इलेक्शन के हवाले से बात की है उसमें देखें पीपल पार्टी को इससे पहले जब ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने से पहले इस चीज़ का इल्म था कि पहले हल्का बंदियाँ होंगी उसके बाद जाके इलेक्शन होगा। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें जो है ना कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर नहीं, मेरे कहने का मतलब ये राजा साहब कि आप लोगों ने अपने इत्तेहादियों के साथ क्या सलाह मशवरा नहीं किया था डीलिमिटेशन की जो सारा प्रोसेस है उसको शुरू करने से पहले? के साथ मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हमारे इत्तेहादी जितने भी थे सारों को इस चीज़ का इल्म था कि पहले हल्का बंदियाँ होंगी उसके बाद इलेक्शन की तरफ वो कहते हैं इस चीज़ की जरूरत ही नहीं थी। इलेक्शन ज़रूर देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि अपने वो कहते हैं ना कि अपने वोटर्स अपने सपोर्टर्स को पॉइंट स्कोरिंग के लिए पॉइंट स्कोरिंग हो रही है बताने के लिए पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि भी हम 90 दिन में इलेक्शन चाह रहे हैं।
तो उसकी कुछ बैक एंड पे चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। जाहिर है जी अवाम के सामने जाना है, लेकिन राजा साहब अभी तक तो अवाम के सामने कोई भी नहीं गया। मियां साहब की वापसी जो है वो मिड ऑफ अक्टूबर अनाउंस हो गई है और आप ये कंफर्म कर दीजिएगा कि वो आ रहे हैं। एक सवाल जो कि क्योंकि आपकी तरफ से हमें अक्सर ब्रेकिंग न्यूज़ मिली जाती है, तो अभी तो बहुत ही खैर पहले हम पूछ रहे हैं, लेकिन मियां साहब की वापसी ये बता देगी कि जी वज़ीर आज़म अगर आपकी पार्टी जीतती है तो कौन होने वाला है, क्योंकि दो नाम तो सर फहरिस्त चल ही रहे हैं। जी इंशाल्लाह ताला मियां साहब की जो वापसी मुतवक्की है वो मिड के अक्टूबर में इंशाल्लाह ताला। अच्छा, और उसमें जो है जी कहिए जी मुकम्मल कीजिएगा। जी अगर उसमें इंशाल्लाह ताला मियां साहब की क़यादत में भरपूर इलेक्शन जो है ना हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं वो लड़ेंगे, तो इंशाल्लाह मियां साहब नेक्स्ट इंशाल्लाह पीएम जो है ना वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा राजा साहब कि हमने सुना शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने कहा कि जी रियासत बचाने के लिए हमने सियासत कुर्बान कर दी, तो ये सभी को पता है कि आप लोगों को नुकसान तो हुआ है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, अभी लोग बड़े मायूस हैं, तो किस तरह अपने वोटर्स को आप लोग फिर से कन्विंस करेंगे या फिर नारा आप लोग अवाम में क्या लेकर जाएंगे इस बार? देखिए जी नारा तो इंशाल्लाह ताला हम आवाम में देखें, पहले भी मियां साहब ने जब भी जो है ना इक़्तिदार संभाला है उन्होंने पहले आवाम की बात की है, ठीक है। अब जो इस टाइम पे जो सूरत हाल हमारे मुल्क की अभी क्योंकि निगरान सेटअप है, ठीक है, इसमें जो एक इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी 1.5 साल के दौरान ये जितने मामलात अब आके हमें देखने पड़ रहे हैं, ये इससे पहले जो 3.25 साल इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उसमें उनकी 0/0 कारकर्दगी थी, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन अपने मुल्क में देखना पड़ रहे हैं, जिसमें आप डॉलर देख लें, पेट्रोल देख लें, चीनी देख लें, हर चीज़ जो है ना आसमान से बातें कर रही है। राजा साहब ये तो IMF के साथ जो मुआहदा हुआ था उसको भी जो है वो आपकी गवर्नमेंट से हमने सुना है कि जी वो अक्सर उसी पे ब्लेम करते हैं कि जी IMF के साथ जो है उसके सामने घुटने टेक दिए थे गुज़िश्ता हुकूमत ने, इस वजह से जो है वो आपको सख्त फैसले लेने पड़े। अगर हम रिलीफ की बात करें राजा साहब, रिलीफ के लिए यकीनन आप इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, कुछ प्लान्स होंगे जो कि आप बताएंगे, जलसों में जुलूसों में आवाम के सामने लाएंगे एक स्ट्रैटेजी, क्योंकि मियां साहब का हमेशा से एक रीत रही है, एक रिवायत रही है, पीली टैक्सी स्कीम लेकर आए, वो कर्ज उतारो मुल्क सवारो लेकर आए, वो उन्होंने जो है मोटरवे जब उसका भी इफ्तिताह किया वो भी बनाया, ये सारे प्लान्स लेकर आए हैं, तो इस वक्त आवाम के सामने क्या ला रहे हैं? जी इंशाल्लाह ताला मियां साहब सबसे पहले जो है ना मियां साहब की कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के बाद से अल्लाह पाक ने मियां साहब को वज़ारत उज़्मा की सीट इंशाल्लाह दोबारा दी, तो उसमें सबसे पहले जो आवाम के मेजर मसाइल हैं उनको हल करने की होगी। और इंशाल्लाह ताला हम इसमें आप देखें ना कि जैसा कि अभी जो है ना इस सिनेरियो में अब देख लें, अब इस सिनेरियो में हम इस तरह फंस चुके हैं कि अब इसमें से इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब भी इस मुल्क के नेक्स्ट इंशाल्लाह पीएम बनेंगे और इस मुल्क को अंधेरों से और ये महंगाई के जो दौर और जो मुश्किल टाइम है इस मुश्किल टाइम से निकालेंगे। अच्छा राजा साहब, एक चीज़ और जो बड़ी दिलचस्प मुझे नज़र आ रही है, अगर ये इलेक्शन आगे अगर इसी साल होता है, आपको पता है तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल कर दी गई है चेयरमैन PTI की, तो वो जो एक नाअहली थी 5 साल वाली, वो तो फिलहाल उसकी तलवार मुझे कुछ अब हटती दिखाई दे रही है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड और उसी तरह उनका भी मैदान में उतरना और फिर यहाँ से मियाँ साहब भी आ रहे हैं, तो मुकाबला बड़ा तगड़ा नहीं हो जाएगा? देखें बात इस तरह की है कि जहाँ तक तोशाखाना केस की है, मैं अपने जो है ना जो हमारे PTI के दोस्त भाई हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ना तो मिठाइयाँ बांटें और ना ही जो है ना मिठाई खाएं, क्योंकि ये सज़ा मुअत्तल हुई है, सज़ा ख़त्म नहीं हुई। और इसके बाद आप ये देखें साइफ़र में जो है ना अभी जो है ना उन्होंने साइफ़र का केस भी उनके सामने है, और दूसरे नंबर पे जो है इनका अल कादर ट्रस्ट का जो केस है, ठीक है, 60 अरब रुपए का उसमें इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने को
नुकसान पहुँचाया है 60 अरब रुपए का, अभी वो केस है। इसके बाद अगर आप 9 मई वाले केस जो हैं, जो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब पे हैं, तो वो सारों को भी इन्होंने देखना है, क्योंकि ऑलरेडी 9 केसेस में PTI चेयरमैन इमरान खान की ज़मानत मनसूख हो चुकी है। तो ये बड़ा लंबा एक सिलसिला है, और ये अभी तो ये सिर्फ इसमें यानी राजा साहब आपके कहने का मकसद ये है कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं उनके लिए, तो वो इतने इजीली जो है वो निकल नहीं पाएंगे। ये बताइएगा कि अभी हम जो प्लान की बात कर रहे थे कि यकीनन आप काफी करीबी साथी भाई बात काट रहा हूँ, जी जी माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। देखें, ये केसेस ऐसे हैं जिस तरह इन्होंने नून लीग के दौर में, मतलब जब इनका PTI का दौर था, इन्होंने नून लीग वालों पे, हमारी पार्टी के कायदीन पे झूठे मुकदमे बनाए। ये वो केस नहीं है, ये वो केस है जो सारी अवाम के सामने है। ठीक है, साइफर इन्होंने जलसों में पूरी कौम के सामने ले आया है, ठीक है, उसको पब्लिश किया, ये ठीक है। उसके बाद आप देख लें अल कादिर वाली ट्रस्ट वाला जो है, उसमें भी साफ एक चीज़ है, उसमें किसी भी केस से ये कब किसी भी केस से मुकर नहीं सकते कि भी हमने इस तरह। तोशा खाना वाला मामला, अब आप खुद ये देख लें, तोशा खाना मतलब उसमें एक अगर इतना एक तो देखे गिफ्ट जो है मिलते रहते हैं, हर लीडर्स को मिले हैं जो वज़ीर आज़म रहा है, पर आप उसमें ये चीज़ देखें कि वो जो घड़ी थी जी, उस पर खाना काबा की तस्वीर। मकसद कहने का ये है, बजाते मैं एज अ मुसलमान मैं ये अपना, ये मैं कहता हूँ कि मैं अपना सब कुछ बेच दूँ, अगर मुझे वो चीज़ मिले तो मैं उस चीज़ को कभी ना बेचूँ, क्योंकि वो इतनी मुकद्दस चीज़ की हमारी जो है ना उस पर घड़ी पे तस्वीर। आपकी बात एक लिहाज से सही है कि जी जज्बात जो है वो मजरू हुए, बिल्कुल सही है राजा साहब। अगर हम आवाम की तरफ से बात करें ना, ये तो केसेस हो गए, ये तो राजा साहब केसेस हो गए, ये अभी चल रहे हैं, कोर्ट में ही है। अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी सारिश ने, ये उसका जवाब आपने दे दिया है, मुकम्मल हुआ कि जी अभी जो है वो इमरान खान चेयरमैन PTI का जो है वो निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। मुझे ये बताइए कि आवाम के लिए, मैं अभी सिर्फ आवाम की बात कर रहा हूं क्योंकि आवाम का दर्द रखते हैं आप भी, और जैसे कि आपने बताया कि मियां साहब भी यही सोच रहे हैं कि आवाम को रिलीफ देना है अगर वो जीत जाते हैं तो। आपको मालूम है बिजली के मसाइल शदीद आ चुके हैं, बिजली के बिल लोग पे नहीं कर पा रहे हैं, घर में खाने को नहीं है और बिल इतना आया हुआ है कि महीने की तनख्वाह से ज्यादा। तो क्या किया जाए इन हल के, इसका हल क्या होगा? चीनी इतनी महंगी हो गई है, आटा इतना महंगा हो गया है। इलेक्शन में अगर देखा जाए तो 90 दिन का अगर आपके पास टाइम है, चले मिला ले फरवरी कर लेते हैं, ठीक है जी, क्या आपने हल्का बंदियां भी करनी है तो फरवरी में भी अब कोई ज्यादा टाइम नहीं रह गया, 6 महीने रह गए। आवाम फरवरी तक क्या करेगी? देखें, आप मुझे ये बताएं, फरवरी में इंशाल्लाह ताला अगर इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, अल्लाह पाक करता है मियाँ साहब 2 ताई अक्सरियत से इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनते हैं। आप ये चीज़ देखें कि इससे पहले 2018 का दौर देख लें, उसमें सारी चीज़ों के क्या रेट थे, और जब 2018 के बाद इक़्तिदार PTI वालों के पास आया, इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके बाद से आज का सिनेरियो, अभी जो आज मुश्किल टाइम है, ये जो इमरान खान साहब का जो दौर था उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो अब आके जो है ना बल्कि हमें क्या, हमारे पूरे मुल्क की आवाम को उसमें मैं आप सब लोग शामिल हैं, चाहे गरीब है अमीर है, अब इस नहज पे आके खड़ा हो गया। अच्छा राजा साहब, मुझे आपने बताया नहीं कि आप लोग अब जब आवाम में निकलेंगे तो क्या तैयारी क्या हो रही है? मरियम बीबी कब हमें एक्टिव दिखाई देंगी? कैंपेन का आगाज आप लोगों ने कब करना है? मैनिफेस्टो क्या होगा? क्या नारा लेकर निकलेंगे? क्या बताएंगे आवाम को? जी इंशाल्लाह ताला मरियम नवाज साहिबा अभी भी एक्टिव हैं। कल भी उन्होंने जो है ना अपने जो है ना मीटिंग की है लेडीज़ की, जो है ना उन्होंने लाहौर में जो है ना कन्वेंशन एक प्रोग्राम किया है। इंशाल्लाह ताला हम अभी जो है ना अपनी कैंपेन की आज से मतलब इससे पहले भी तैयारी में हैं। तो मकसद कहने का ये है, देखें हम आवाम में मियाँ साहब ने जब भी इक़्तिदार में आए हैं आवाम का दर्द रखा है और आवाम को मुश्किल टाइम से अभी भी ये मुश्किल फैसले आप ये बता रहे हैं कि आप लोग एक्टिव हो चुके हैं, कैंपेन आप लोगों की जल्द शुरू होगी, तैयारियां चल रही हैं। और बहुत इसके साथ आपकी एक बात काट लूं, इसके बाद एक चीज़ ये आप देख लें, जिस तरह
अब ये जो केस हैं, अभी जिस तरह आपने तोशा खाना की पहले बात की, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसमें ये देख लें कि जो 9 मई वाला वाक़या है, जी बिल्कुल, ठीक है, क्या उसमें जो ज़मान पार्क में होता रहा, ठीक है, उससे ये झुटला सकते हैं? जिस तरह चेयरमैन इमरान खान साहब अवाम को गुमराह करते रहे, हमारी पाक आर्मी, ठीक है राजा साहब, बिल्कुल के खिलाफ आपका मौक़िफ़ आ गया है और बिल्कुल नहीं झुटला सकते, यकीनन उसे जो है वो आगे तक लिया जाएगा। जुल्म किया इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त। 9 मई का वाकया भी है, इस पर भी अभी केस होना है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने वक्त दिया। और नाजरीन, अब सियासत से जो है वो हम सफर ले जा रहे हैं खेलों की तरफ। और ईरान में पाकिस्तानी फाइटर सैयद मोहम्मद ने हरीफ को शिकस्त देते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। पीस एंड फ्रेंडली गेम्स है जी बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और वुशु जो है इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। वुशु बड़ा जबरदस्त खेल है और इसके बारे में जो डिटेल है वो हम जानेंगे हमारे चैंपियन सैयद मोहम्मद फिरोजजादा से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो और बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप गोल्ड मेडल जो है वो अपने ईरानी हरीफ को हराकर ले आए पाकिस्तान। वैसे मैं चाहूंगी थोड़ा सा जरा इसमें मैं भी अपनी जो अप्रिसिएशन है उसके कुछ कलमात अदा करूं। मैं तो मुझे नगमा सुना नहीं मोहम्मद फिरोजा, बहुत मुबारकबाद आपको। और मुझे इस बात का दुख है कि उस तरह से आप लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता या आप लोगों के स्पॉन्सर्स के लिए उस तरह से प्रॉपरली काम नहीं होता, आपकी ट्रेनिंग में आप लोगों को मदद नहीं मिलती, हुकूमती लेवल पर आपको सराहने के लिए कुछ स्पेशली जो स्टेप्स होते हैं वो नहीं लिए जाते। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, तभी हम हाईलाइट करते रहते हैं कि आगे चलकर जितने भी हमारे एथलीट्स हैं उनको वही प्रोटोकॉल मिले जो पाकिस्तान में क्रिकेटर्स को मिलता है। सरिश, आपने कभी कॉलेज के ज़माने में कोई खेलों में हिस्सा लिया हो, एथलीट रही हो कभी, वुशु या कोई फाइटिंग ऐसे सेल्फ डिफेंस? कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, मुझे पता नहीं स्पोर्ट्स का। मेरे ख्याल में सैयद मोहम्मद फिरोजजादा जो है उन्हीं से जो है वो हम सीख लेते हैं, क्योंकि मुझे भी वुशु सीखने का बड़ा शौक है। वेलकम टू द शो फिरोजजादा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच, आप लोग को भी मुबारक, सब पाकिस्तानियों को मुबारक। तो फिरोज ये बताइएगा कैसे मुमकिन हुआ, कितनी मेहनत की थी, कुछ ज़रा बताएंगे आप बीती? मैंने तो नेशनल गेम्स कैंप हुआ था, कैंप पर मेहनत कर रहा था, बाद में नेशनल गेम्स हुआ उधर कोयटा में, अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल विन किया। बाद में मैंने रेस्ट नहीं किया, फिर ट्रेनिंग किया, इसी तरह मेहनत करा। बाद में 20 दिन, 1 महीने पहले हम लोग फेडरेशन वाले ने कहा कि तैयारी कर लो, ईरान में फ़ाइट है। फिर मैंने अपनी तैयारी ज़्यादा कि सुबह रात 2 घंटे 2.5 घंटे इसी तरह ट्रेनिंग किया, बहुत मेहनत किया। तो 1 महीने में आपने इस कंपटीशन के लिए तैयारी की है? जब कोयटा में आपने जीता गोल्ड तो आपको पता चला 1 महीने बाद ईरान में, और सिर्फ 1 महीने में आपने अपने आप को तैयार कर लिया और 60 kg कैटेगरी में आपने मुकाबला किया था। हमें इस खेल के बारे में थोड़ा बताइएगा, वुशु के बारे में, कि ये दीगर जो कराटे हो गया और इस तरह के जो खेल होते हैं उनसे कितना मुख्तलिफ है? ये वुशु सबसे हार्ड गेम है। किक बॉक्सिंग चाइनीज कहते हैं, इसमें किक भी है, पंच भी है, थ्रो भी है। समझो 70% ये MMA की तरह है। मोथाई से मिलता जुलता है कुछ, अगर थाई से है तो? वुशु में मतलब सख्त, अभी मैं किक बॉक्सिंग भी खेला, मगर वुशु का गेम अलग है। अच्छा, मुझे फिरोज ये बताइएगा कि हरीफ जो आपके थे ईरानी, कितना सख्त मुकाबला उनके साथ रहा, या फिर आपको पता था कि मैं इनको हरा लूँगा? मुकाबले के हवाले से बताइए। और जब आप जीत गए तो आपके क्या तासुरात थे, क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? सबसे पहले तो अभी वुशु को चाइनीज़ ने बनाया। एक इसमें 2 पार्ट, एक सांदा एक तावलू है। सांदा में पूरे वर्ल्ड में ईरान नंबर 1 है, ईरान मतलब टॉप नंबर पर है। फिर मेरा यकीन नहीं आ रहा था कि मैं गोल्ड ले लूँ, वो भी ईरान से, क्योंकि ईरान चाइना को हराते, चाइना का गेम में चाइना को हराते। इस इवेंट्स में हम लोग का 5 वेट था, 4 वेट ईरान ने गोल्ड लिया, फिर फाइनल सिर्फ एक पाकिस्तानी ने गोल्ड लिया। यकीन नहीं आ रहा था, मगर दुआओं था, फैमिली का दुआओं, मेरा अब्बू का दुआओं, अम्मी और कौम का दुआओं था, इसी वजह से जीत गया मेरे ख्याल में, मुझे इसी तरह लग रहा है। अच्छा, ये बताइएगा फिरोज कि अगर आपने तो खैर 1 महीने में इसकी तैयारी सिर्फ इस कंपटीशन की थी, अगर इस खेल की प्रॉपर तैयारी की जाए, हमारे नाजरीन के लिए बताइए कि कितना वक्त दरकार है आपको वुशु सीखने के लिए?
अभी एक महीने में जो मैं ट्रेनिंग किया वो भी मैंने जिम पर ट्रेनिंग किया। मेरे पाँव के नीचे ना मेड था, ना मेरे पास कोच था कि मुझे हर दिन पेडिंग दे दे, सही तरह ट्रेनिंग दे दे प्रॉपर। अगर हम लोग को इसी तरह 2 महीने 3 महीने कैंप लग जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दे दे, हम लोग शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल ला सकें। ज़बरदस्त फिरोज़। अच्छा मुझे ये बताइएगा फिरोज़ कि आप लोग जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि प्रॉपर कोच नहीं था, ज़ाहिर है फिर दीगर फैसिलिटी जो है वो नहीं होंगी आप लोगों के पास, तो क्या आप अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि आप लोगों को सपोर्ट किस तरह किया जाए? फिर अगर आपको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है किसी इवेंट में शिरकत के लिए, तो आप लोगों को यकीनी तौर पर फाइनेंसिस के इशूज़ होते होंगे, तो क्या कहेंगे आप हुकूमत से? हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए हम लोग को। अभी टूर्स बहुत है, यूरोप पर भी टूर्स आते हैं, अमेरिका भी, हर जगह पर टूर्स आते हैं अगर हुकूमत ताउन करे। अभी इस टूर में हम लोग गए, पाकिस्तान वुशु फेडरेशन ने सपोर्ट किया है, मलिक इफ्तार साहब ने सपोर्ट यानी आपको मिली है। मुझे बताइएगा कि जैसे मिक्स मार्शल आर्ट्स का एक सबसे बड़ा मेला जो है वो यूएफसी में सजाया जाता है, इसी तरीके से वुशु की जो वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी चैंपियनशिप होती है वो कहाँ होती है और क्या कहलाती है? वर्ल्ड चैंपियनशिप बड़े हर जगह पे होती है, चाइना, इंडोनेशिया, ईरान। अभी नवंबर पर वर्ल्ड चैंपियनशिप अमेरिका पर है, मगर उस पर अगर हम लोग को स्पॉन्सर मिल जाते थे तो हम लोग भी जा सकते थे, मगर स्पॉन्सर नहीं मिला। अच्छा लास्टली फिरोज मैं चाहूँगी कि आप ये बताएगा कि पढ़ाई भी साथ चल रही है, क्या आप पढ़ रहे हैं और कोई मैसेज जो आप देना चाहें? जी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर ख़त्म किया अभी। स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई भी करना चाहिए एक साथ, जरूरी है। ये आपका मैसेज है, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा मैसेज है ये कि पढ़ाई भी करें लेकिन ज़रूर एक्टिव रहना चाहिए, जो कि मैं नहीं थी। अच्छा ये देखने में आ रहा है सारिश कि जितने भी हमारे पास अगर हम देखें इंटीरियर से जितने चैंपियंस आ रहे हैं या अपर एरियाज से जितने भी चैंपियंस आ रहे हैं, उनके साथ मसाइल सिर्फ ये हैं कि वो खुद साख्ता तौर पर ये ट्रेनिंग्स लेकर के जा रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सोचिए अगर उनके पास स्पॉन्सर्स हों, फैसिलिटीज़ हों, कोचेज़ हों, तो वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम किस तरीके से चमका सकते हैं। सही बात है, लेकिन वही बड़ा दुख है। लेकिन आप ये देखें कि क्रीम मौजूद है टैलेंट की ना हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, कि कोई भी एमएमए ले लें। ओह यस ऑफ कोर्स, वुशु आप ले लीजिए, जबरदस्त प्लेयर्स मौजूद हैं। चलिए एक वक्फा भी ले लेते हैं, जब एमएमए ले रहे हैं तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोड्यूसर साहब ने कहा एमएमए बाद में लेंगे, पहले वक्फा लें। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हमें बड़े ज़बरदस्त मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर खुर्रम मशीद किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, और अभी इनसे पूछेंगे कि आखिर ये जो इतने हेल्दी हो रहे हैं उसकी वजह क्या है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक नई तहकीक है, कुछ अर्सा पहले ही आई है, और इस तहकीक के मुताबिक जिल्द के कैंसर का खतरा उन अफराद में ज्यादा होता है जिनका रंग गोरा होता है। ये जो सांवले है ना, सांवली सलोनी सी महबूबा, उनके लिए खतरा कम है, लेकिन जो ये खुद से गोरे भी हो रहे हैं और कुदरती भी गोरे हैं, उनके लिए बड़ा ये बैड सीन यानी ये मसला उनके लिए खराब हो गया है जी, जिनके लिए कहा जाता है कि गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना। हाय डर तुझे किसका है जी, डर आपको कैंसर का है। हाँ, तो ये एक बहुत ही बड़ा खतरा सामने आया है, इसके बारे में जो है डॉक्टर मशीद साहब आज बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। कैसे आप? बिल्कुल माशाल्लाह, वाकई आप ठीक ठाक। आप मॉडलिंग तो स्टार्ट नहीं करने वाले डॉक्टर साहब? नहीं, आप मॉडल्स को टफ टाइम ना दीजिएगा। नहीं, मैं देखिए मैं तो आपके शो में आ गया, मॉडलिंग से बढ़ के है भाई। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, आप हमाशा जो है वो आते हैं और ऐसे टॉपिक्स पे बात भी करते हैं। हमें बताइए, आज पता है सैरिश ये अजीब वो एक साइकोलॉजिकल लड़कियों का स्टाइल होता है, आती इतने बाउंसर मारे कि मैं जरा अभी थोड़ा सा सेट होने में, मतलब आप इनसिक्योर फील करने लगे सेहत को लेके सारी चीजें लेके, ऊपर से लेके नीचे आंखें, ये वो सब कुछ। अच्छा, ये तो हम आंखों पे भी आएंगे क्योंकि क्रिटिकल मैंने अपना एनालिसिस दिया है ना, बिल्कुल सही दिया, लेकिन हमेशा की तरह वैसे फिट और हैंडसम लग रहे हैं आप। तो सारी बातें छोड़ें, अब ये बता दिया मैंने। डॉक्टर साहब ये बताइए कि देखें गोरे जो हैं अंग्रेज, अगर हम बात करें ना, हम गोरा कहते हैं जी प्रॉपर, बिल्कुल। गोरा अपनी स्किन का कलर हमेशा बदलता है,
धूप में जाएगा लाल हो जाएगा, बुखार होगा नीला हो जाएगा, कोई फ्लू हुआ पीला हो जाएगा, उसका कलर वेरी करता है। बिल्कुल उसी के ऊपर मैंने कभी देखा नहीं। आपने गोरे देखे? कहाँ ज़ैनब मार्केट में? नहीं, वहां नहीं हो रहे। टैन लगने वाला। अब उसकी स्किन के ऊपर फौरन इम्पैक्ट आता है, ठीक है जी। हमारे जो एशियन है उन पे इतना कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि मोस्टली जो है हमारी स्किन जो है वो बहुत थिक होती है। बिल्कुल। और यही जो है रिसर्च ने बताया कि जिनकी थिन स्किन है उन पे कैंसर जो है वो कैंसर सेल ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सूरज की शुआएं हैं, ये यूवीज हैं, ये क्या है, इस पर जरा डिटेल में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा फ़हीम, ये बड़ी हम लोग बड़ी लकी हैं, मतलब तुर्की से लेके इंडोनेशिया तक जो है वो एशियाई जिल्द है ना। अच्छा, हम लोग कितने सांवले हैं, गोरे हैं, काले, हम लोगों पे वो अंग्रेज़ों वाला असर नहीं होता। हम लोग बड़े हेल्दी होते हैं, धूप में जाएं अच्छा लगता है। ये अब हमारे यहाँ ट्रेंड चला है ना, धूप में नहीं जाना, मेरा बच्चा 10 बजे भी रिसेस में ना जाए बाहर, वो गलत है। आप जितना जाएंगे वाइटामिन डी आएगा, बहुत हेल्दी होगी। अच्छा, एक और ट्रेंड चला है, जो लड़कियाँ पाकिस्तानी लड़कियाँ ना यहाँ मुलाकात होती है, पाकिस्तान में आती हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो सेटल हो गए पाकिस्तानी, वो आके बड़ी परेशान होती है, देखे ना मुझे बड़ा डर लगता है, धूप लगे तो मुझे कैंसर ना हो जाए। मैंने कहा आपको तो कैंसर नहीं होगा, आप तो बिल्कुल सेफ है। नहीं, वो मेरी फ्रेंड है, वो ब्रिटिशर है, वहाँ पे सेटल है, ऑस्ट्रेलियन है, उनको तो फॉरेन, जो ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पे अंग्रेज सेटल्ड हैं, उनको तो फॉरेन स्किन कैंसर होता है। अच्छा। बहुत ही कॉमन है। पाकिस्तानी लड़कियां, हिंदुस्तानी लड़कियां, अच्छा, गर्मियां भी बड़ी शदीद होती है, गर्मियां बहुत शदीद होती है, बहुत शदीद। और आप पूरा आप देखें पूरे अंदर तक कैंसर, ज्यादा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कहलाता है, बहुत कॉमन है, मगर पाकिस्तानी जल्द में नहीं होता, इंडियन जल्द में नहीं होता। हम ब्लेस्ड भी हैं, हम ब्लेस्ड हैं। अच्छा, और होता ही है कि आप देखिए 18, 19, 20 साल की लड़कियां, इवन लड़के भी, इतने बड़े बड़े उनके रिंकल्स आ जाते हैं, फ्रेकल्स उनके बहुत ज्यादा होते हैं, उनके पोर्स बहुत जल्दी ओपन हो जाते हैं। मैं इससे आपको बात बताऊं, ठीक है, इसमें आपने बताया कि गोरा रंग कुदरती तौर पे भी कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन हम लोग अपनी जिल्द के साथ इतना खेलना शुरू हो गए। एक पहला वक्त था जब लोग कोशिश करते थे कि जनाब मलाई लगाओ, दही लगाओ, बेसन लगाओ, मुल्तानी मिट्टी लगाओ। अब हम इन सब चीज़ों को भूल के जनाब पता नहीं कौन कौन सी फ्रैक्रल क्रीमें और पता नहीं क्या क्या नाम आ गए हैं कि इसमें ये एसिड मिक्स हुआ है, इसमें ये फार्मूला मिक्स हुआ है, ये लगाएं तो आप गोरे और दिलकश हो जाएंगे। चलिए, ये तो हद है, ये तो आपने बताया, बिल्कुल ये तो हद है। मगर कल मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट चीज बताऊं, जो नई चीज आई है। अच्छा, एक कॉल ले लें। जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनका सवाल भी ले लें, फिर जवाब दें। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम उस्मान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी उस्मान, क्या सवाल करेंगे आप डॉक्टर खुरम से? मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा दाने, दाग बने हुए हैं। आप पानी कम पीते होंगे। ओहो, डॉक्टर सारिश ने इसका जवाब दे दिया। बताइए क्या क्या रूटीन क्या आपका? जी उस्मान, बताइएगा रूटीन क्या है आपका? धूप में ज्यादा रहते हैं, पानी कम पीते हैं, क्या वजह, आपको क्या फील होती है? जी, धूप में ज्यादा रहता हूँ। चलिए ठीक है जी डॉक्टर खुरम। जी, ये धूप में ज्यादा रहते हैं। धूप में ज्यादा रहते हैं तो बिल्कुल धूप में रहने की कोई बुराई नहीं है। आप बाहर लेकिन दाने बहुत हैं इनकी स्किन दाने, एक्नी बहुत है। अच्छा जी, एक्नी के लिए बड़ा उस्मान के लिए बेहतरीन चीज़ है, तो पानी खूब सारा पिएं। अच्छा, दिन में एक टाइम बर्फ की टकोर किया करें पूरे चेहरे पे, मलमल के कपड़े में लेके या टिश्यू में डायरेक्ट नहीं। तीसरी चीज़ पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है डेलिसन टी लोशन और फ्यूसिल बी क्रीम। पूरी शीशी आप डेलिसन टी लोशन की और 2 ट्यूब फ्यूसिल बी मिक्स करके पूरे चेहरे पे लगाएं। एक कैप्सूल उस्मान 2 हफ्ते से जरूर खाइए। कॉन्टेमाइसिन ओवर द काउंटर अवेलेबल है, बहुत हल्की पोटेंसी का है, आपकी स्किन को साफ करेगा। और अर्के गुलाब स्प्रे किया करें। पानी, दूध, फ्रूट ज्यादा, ये कढ़ाइयाँ, बिरयानियाँ ज्यादा रहे। हाँ, अब कढ़ाइयाँ, बिरयानियाँ, जिंगर, फिश, फ्रेंच फ्राइज। अच्छा, एक चीज और भी है, ये जो लड़के हैं ना, उनको भी आजकल क्रेज हो गया ना गोरे होने का और अच्छा दिखने का। जाहिर है हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ की जाए ना। अच्छा, मुझे ये बताएगा, ये जो पार्लर्स के अंदर मैंने आजकल ट्रेंड देखा खासतौर पे मर्दों में, कि अल्लाह माफ करे कानों में वैक्स, नाक में वैक्स, नोस्ट्रल्स में भी वैक्स लगा के बैठे होते हैं, फिर पूरे फेस की वैक्स करा रहे हैं। ये भी ख्याल नहीं कि मुंह पे दाना निकल रहा है या बनने वाला है या निकला हुआ है, छील रहे हैं। बीबी, हमारे पार्लर नहीं होते, हमारे हजाम होते हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं कह रही है जी। वो क्या करते हैं, वो इतना केमिकल्स ऐड करके और आपको बिल्कुल गुलाबी एक बंदर बना के बाहर निकाल। वाकई आप काले हो या नीले हो, जो वो फिर लगता है ना ये वाला और रंगा लगता है। लिटरली उसमें वो तेजाब डाल के और पूरा रगड़ देते हैं। लड़के इतने खुश के यार 2, 3, 4, 15 मिनट में हो गया मैं गुलाबी। लाहौर से कॉलर ज्वाइन किए। नौरीन, अस्सलाम वालेकुम।
नौरीन, टीवी की आवाज बंद करें, हमसे डायरेक्टली बात करें और थोड़ा ऊंचा बोलें। जी जी, मैं आवाज बंद कर दी है मैंने। अच्छा, क्या पूछना है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मैंने पूछना था कि मेरे चेहरे पे दाने निकले थे, ब्लैक हेड थे और उनकी वजह से खड्डे पड़ गए हैं और निशान भी बहुत ज्यादा हैं। ओके जी, स्कार्स बहुत ज्यादा हैं, ब्लैक हेड की वजह से खड्डे पड़ गए हैं और दाने बहुत ज्यादा हैं फेस पे। बिल्कुल सही है नौरीन के लिए। पहली बात तो ये कि देखिए, मैं आपके लिए बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूँ। एक क्रीम आती है कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबिक्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबिक्स जेल, ठीक है, और हिरोडॉइड जेल। सैरिश का उनकी कॉल कहाँ से थी? लाहौर से, ठीक है, आराम से मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबिक्स जेल और हिरोडॉइड जेल पूरे चेहरे पे अपनी अच्छी तरह मिक्स करके और पूरे चेहरे पे आप लगा के सो जाएं, ठीक है। दोनों के स्पेलिंग्स बता देंगे तो बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल। अच्छा, और एक और चीज बताऊंगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबिक्स CONTRATUBEX, ठीक है, साथ में हिरोडॉइड HIRUDOID हिरोडॉइड जेल, बड़ी जबरदस्त चीज है, बहुत सस्ती, बहुत अच्छी। दोनों मिक्स किया आपने, पूरे चेहरे पे लगाया और आप उसके ऊपर से आपने लगाने के बाद आप आराम से सो गए, ठीक है। सुबह को उठी, फेस वॉश करने से पहले 3000 रुपए के सिलिकॉन पैड मिलते हैं जो 2 महीने चलते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सुबह को उठ के आपने पानी पिया, मुंह नहीं धोएंगी 15 मिनट तक, सिर्फ सिलिकॉन पैड जो रात को आपने क्रीम लगाई थी उस पर लगाएं और 15 मिनट के बाद उतार के एलोवेरा फेस वॉश से मुंह धोना शुरू करें और किसी डॉक्टर से मिले, उनसे कहें मेरी ऑक्सीजन थेरेपी कर दें। ऑक्सीजन थेरेपी ये नहीं होगी कि आपके मुंह पे ऑक्सीजन का स्प्रे नहीं किया जाएगा। हाँ, वो लोग समझते हैं कि सिलेंडर से ऑक्सीजन नहीं, वो ऐसी चीजें आपके चेहरे पे लगाएंगे जिससे आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी। अच्छा, और कभी भी माइक्रो नीडलिंग और डर्म एब्रेजन इसमें मत करवाइएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि जी जो एक चेचक के दाग होते हैं ना, चेचक के दाग या एक्ने के खड्डे, उन पे तो माइक्रो नीडलिंग होती है, इस पे जब लड़कियां आकर आती है तो और चेहरा सख्त हो जाता है। तो कभी ये नहीं करेंगे, बड़ी किलिंग चीज है। पीआरपी कितनी इफेक्टिव है? देखिए, पीआरपी जितना भी किया गया है उसका रिजल्ट बहुत ही कम आया है, ठीक है, और साइड इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि आपका प्लाज्मा निकालते हैं, RBCs तो जाया करते हैं। अच्छा, उसमें आपका हेपेटाइटिस होने के बड़े चांसेस हैं। अच्छा, जो फ्रीक्वेंट, बिल्कुल, आपका क्योंकि ब्लड निकालते हैं बार बार, और हेपेटाइटिस भी होने के बहुत चांसेस हैं ओपन सरफेस की वजह से ये बिल्कुल बिल्कुल, और वो रिजल्ट भी नहीं है फाइन। आप वो देखिए कि वो रिजल्ट भी नहीं है पीआरपी का। अच्छा, लोग फ्रीक्वेंटली कराए जाते हैं, फिर वो महंगा भी बहुत है। मुझे वैसे भी एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि मैं आपका वो ट्रीटमेंट करूंगी कि जिसमें आपकी डेड स्किन सारी उतारूंगी फेस से। ये ठीक होता है? हाँ, पीलिंग जो होती है। देखिए, वो तो बहुत अच्छी चीज है, मगर वो वाकई ही बड़ी अच्छी चीज है। वो वाकई डॉक्टर होना चाहिए। देखिए, जो आपकी पूरी चमड़ी उतार देना, खाल खींचना नहीं होता है वो। अब उसमें लड़कियां, पता है आपने, जैसे आपने बताया, वो कहती हैं स्किन उतारूंगी। अब वो लड़कियां जिनको आप करते हैं ना, वो मैं तो जा रही हूँ, आपने कहा था मेरी स्किन डेड स्किन निकलेगी, वो खींच के नहीं निकालना, आपने ट्रीटमेंट कर दिया। अच्छा, वो हमारे ध्यान में फौरन नाग और नागिन आ जाते हैं, वो स्किन बदल जाएगी। अच्छा, मुंह घर जाएंगी, 3-4 दिन में जैसे आप मूथ होते हैं बच्चों की तरह, जैसे मैल निकलता है, उस तरह स्किन गिरती जाती है। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। निकलती है ना, एक सीरम भी होता है मेंडेलिक लगाने से भी ऐसे उतरती है। वो तो आपकी डेड स्किन बहुत माइल्ड सी ना, मगर ये आपकी डेड स्किन, ये बेहतर, आप इतनी गहराई से मत निकलवाएं। नहीं, मगर देखिए, जहाँ रिक्वायर्ड होता है कोई प्रॉपर डॉक्टर होना, कोई चीज में खराबी नहीं। और जो मैंने आजकल की यंग बच्चियों को देखा है, जो जिनके फेस पे बाल होते हैं, वो इतना ज्यादा वैक्सिंग की तरफ चली गई हैं कि उन्होंने कलमें भी उड़ाई हुई हैं अपनी वैक्स करके ना, और इतने सख्त उनके बाल आ रहे हैं कि मेरा ख्याल है उन्हें आगे चल के रेजर इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने कर रही है। एक लड़की मेरे पास आई है, लाहौर में रहती है, मगर वो आई हुई है 15-20 दिन के लिए, मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, उसने क्या किया कि खूब रेजर, लेजर, सारी चीजें यूज कर ली, और चेहरा इतना सख्त है, फिर भी मोटे मोटे बाल आ रहे हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम भी होती है। हार्मोन तो देखिए है, वो एक नेचुरल होता है, लड़कियों में भी अप एंड डाउन होता है, कोई खतरे की बात नहीं है, मगर आपकी स्किन टाइप भी होती है। बहुत सारी स्किन पे भी हल्के बाल है, मैंने कभी नहीं कराई, मुझे डर लगता है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए एक चीज, इसके ये तो सारे के सारे हो गई वो मसाइल जो कि पैदा हो रहे हैं, आपके पास पेशेंट्स आते हैं, डेफिनेटली आप उनकी काउंसलिंग भी करते होंगे कि भाई आप जैसे हैं बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल, क्यों अपना सत्यानाश करवाने के लिए आप ये ऊट-पटांग कर। गलत चीज। और प्यारा क्या होता है? खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। अगर आपको देखने वाला ही आपको नहीं जज कर पा रहा, तो यार अभिषेक और ऐश्वर्या भी जो है वो बेचारे नहीं सही चल पा रहे। ले, और ढूंढ दिया मैंने आपको। अरे क्या मंजूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मंजूर साहब। मंजूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। मंजूर साहब, क्या मसला आपका? टीवी बंद कर दे मंजूर साहब, हमसे बात करें। ये बड़ा मसला है ना? जी जी, टीवी बंद है। जी जी, चलें कोई नहीं, फिर वो भाई बच्चों की आवाजें होंगी। जी बताइए, क्या प्रॉब्लम क्या है? जी डॉक्टर साहब, मुझे ना दाने निकले हुए हैं, बहुत ज्यादा दाने निकले हुए हैं। अच्छा जी,
किस किस्म के दाने हैं, मतलब आप कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये डॉक्टर ऐसे के लिए चींटी आसान जैसी होती है ना, ऐसे है। क्या चीज? जी जी, फेस पे निकले हुए हैं दाने? जी जी जी। अच्छा जी, फेस पे दाने हैं। तो ये भी बता दीजिए जी कि आप क्या रूटीन डेली क्या है? आप मतलब धूप में ज्यादा निकलते हैं या आप पानी कम पीते हैं? मेरा बैठने ऑयल का चेंज का काम है। जी 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 जी। एज क्या आपकी? जी वर्कशॉप। आपकी एज क्या है? 40। ओके, 40 इयर्स है, वर्कशॉप में काम करते हैं और एक्ने का प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल, बस अब आप जवाब सुने। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए, ये कहलाता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। जैसे कि कुछ लड़कियां जो हैं वो लिपस्टिक लगाती हैं, वो एक्सपायर्ड हो गई, उससे उनको इरिटेशन हो जाती है। बहुत सारी खवातीन जो है बहुत तेज फैशन के लिए ना डाई के साथ स्ट्रीकिंग करती हैं, तो उससे उनको एलर्जी आती है। ये मर्दों में प्रोफेशनल ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है। ये इनको ऑयल से और जो फ्यूम्स आते हैं उससे होता है। ठीक है। अच्छा फहीम, इनका नाम मैं भूल गया। मंजूर साहब बिल्कुल लाहौर से। मंजूर साहब आप बिल्कुल 3 क्रीमें लिखें, बहुत अच्छी हैं, कोई खतरे की बात बेधड़क होके लगाएं। ठीक है। पहली क्रीम होगी जी कैनाकॉम, KENACOMB। ठीक है। दूसरी होगी उसके अंदर आप लेंगे एक्नेसिल, ACNEXIL। ठीक है, एक्नेसिल। ठीक है। और थर्ड आप उसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्टिवॉल, बहुत सस्ती बहुत अच्छी क्रीम है। तीनों के 2-2 ट्यूब आपने लिए, मिक्स करके पूरे चेहरे पे लगाया। लगा के आप काम करने भी जाएंगे। ठीक है। वहां 3-4 घंटे के बाद आपको लगे कि मैल आ गया है, पसीना आ गया, आपने मुंह धोया किसी बेबी सोप से, कोई फेस वॉश नहीं, उससे मुंह धोया आपने, फिर क्रीम लगा ली सुबह दोपहर। इसमें सनस्क्रीन भी एडेड है, एंटी एक्नी भी है, आपका हीलिंग भी है। और रात को क्या करेंगे कि आप रात को सोने से पहले आप कोई अच्छा उपटन हमने दिखाया भी था, हम यहाँ से भेजेंगे बल्कि फहीम की सजेशन है, आप 1 कटोरी में अर्के गुलाब, दूध और उसका पेस्ट बना के उपटन का पूरे चेहरे पे लगाएं, सूख जाए तो उसे जैसे हल्का सा स्क्रब करें। ठीक है। आपके बिल्कुल एक्नी क्लियर होगी। और 1 कैप्सूल आपको दे रहा हूं सिर्फ 15 दिन के लिए, आपको खाना है, उससे बहुत तेजी से फर्क पड़ेगा। लिंकोमाइसिन 250 mg का, 1 रोजाना नाश्ते के बाद, खाली पेट मत खाइएगा। और बिल्कुल आप देखिए क्या एंटी एलर्जी है या एंटी एक्नी है, एंटी एक्नी है, और बहुत तेजी से इंटरनल हीलिंग के लिए, इंटरनल हीलिंग। अच्छा, अब मैं मेरे वाले प्रॉब्लम पे आ जाऊं, जिस पे मैंने आपसे डिस्कशन शुरू किया था कि ये जो लड़कियां आजकल फेस वैक्स करा रही हैं, जिसके बाद उनको ये फोड़े और दाने निकल रहे हैं, उनका जाहिर है जब पोर से बाल निकलेगा और वो खाली हो जाएगा और उसके ऊपर आप पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं फिर मुंह से, तो इसके लिए अब क्या किया जाए? ये वैक्सिंग ठीक है? फेस की स्किन नहीं लटक जाती? वो तो मैं आपको बताऊंगा पहले, मगर उसका लेटेस्ट आपको चीज बताऊं। कल एक लड़की आई कि जी वो तो ये पाउटिंग जो होती है, जरा होंठ फूले लगे। मैंने कहा जी बिल्कुल इसके होता है, फिलर्स होते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैंने सुना है कि फिलर्स के अलावा अगर आप 1 बड़ा चमचा लाल मिर्च, ठीक है, विटामिन C सीरम और ग्लिसरीन में मिला के, एक ब्लॉगर ने खुद करके दिखाया था। वाह! अब व्लॉगर वो उसको फॉलो करें, व्लॉगर को। मैंने कहा व्लॉगर कौन है वो? क्या यहीं पर रुके आपसे पूछूंगी। शमीला कराची से मैं ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम शमीला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जी जी ठीक ठाक, आप बताइए क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं डॉक्टर खुरम का सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलूंगी आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं और जिस तरह आप बात करती हैं बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच शमीला, बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश। अब मुझे बताइए मसला आपके साथ क्या है? जी, मसला ये है कि जैसे हम लोग हाउस वाइफ घर पे होते हैं, हम लोगों का ज्यादातर काम किचन में होता है, खाना पकाना, रोटी पकाना, तो किचन में हमारा बहुत वक्त गुजरता है। तो बाज़ दफा ऐसा होता है किचन से जब हम लोग काम करके वापस बाहर की तरफ आते हैं तो आंखों के नीचे बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, और हाथों पे भी ऐसा होता है कि जैसे हम लोग कोई काम करें तो ऐसे लगता है जैसे हाथों के जो छोटे छोटे से बाल हैं वो बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो अगर हमारा कोई दुपट्टा हमारे हाथ में या कोई भी ऐसी चीज हो ना, तो उससे जब दुपट्टा हमारा टकराता है तो ऐसे एक करंट सा आ जाता है हाथों पे या चेहरे पे ना। तो इसके लिए मैं पूछना चाह रही हूँ, इसके लिए हम लोग क्या करें? अच्छा, वैसे आप शमीला अपना ख्याल रखती हैं, चेहरे पर कुछ लगाती हैं या कुछ नहीं लगाती? मैं सिर्फ फेयर एंड लवली लगाती हूँ या अम्मी के ज़माने की तिब्बत क्रीम वो लगाती हूँ, वो बेस्ट है। इसके अलावा मैंने आज तक अपनी लाइफ में, मुझे याद नहीं पड़ता, इन 2 क्रीमों के अलावा मैंने कुछ और लगाया। आपकी एज क्या है? हाँ, मेरी एज है 44। कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया शमीला। मैं डॉक्टर साहब आपसे जवाब सुन लीजिएगा आप इसकी। जी, एक तो इन्होंने ये बताया कि जब ये किचन में जाती हैं चूल्हे के पास तो इनके आंखों के नीचे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, आंखों के नीचे, ठीक है। सेकेंडली इनके हाथों के जो ये छोटे छोटे बाल होते हैं ना, ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और अगर दुपट्टा लग जाए
तो करंट सा लगता है फिर उससे, फॉलिकुलाइटिस। हाँ जी, ठीक है। और तीसरा ये बता रही हैं कि 40 इयर्स इनकी एज है, 44 और कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मसला है बिल्कुल। अच्छा, किचन में जाते हुए सारे मसाले इनके साथ हो रहे हैं, तो ऐसी चीज कोई बताइए जैसे फायर से जो है वो कोई बिल्कुल। एक तो एंटी एलर्जी जरूर लेंगी मिर्च मीला जो है, एक टैबलेट रोजाना लेंगी जार्डन डी, JARDIN, जार्डन डी, एक गोली रोजाना 15 दिन तक नॉन स्टॉप। ठीक है। अच्छा, ग़िज़ा में क्या करना है आपको, अपना थोड़ा सिरका का और आपको जैतून के तेल का इस्तेमाल, एप्पल साइडर विनेगर, अच्छा, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है। और थोड़ा अपना जो खाना खाया करें आप, किसी एक टाइम सैलेड जरूर लें, जो हरी सब्जियां ऊपर से आप स्प्रिंकल्ड हो थोड़ा सा, उसके अंदर जैतून का तेल जो अंदर से आपको रोगन दे, तो आप बड़ा फिट होंगी। ठीक है। और जो ये मीलिया का हिस्सा है, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान हो। पहली बात तो ये कि आप इसको कभी स्क्रब नहीं करेंगी, बड़ा ही जेंटली इसको गायब करेंगी। इसके लिए सिर्फ क्रीम लगाएंगी फ्यूसिडिन H, FUCIH। ठीक है। सुबह दोपहर भर भर के लगाएं। जैसे आप टूथब्रश पे टूथपेस्ट लगाती हैं, पूरी एक लेयर लगनी चाहिए और फिर उसको अच्छी तरह से स्किन में इन्होंने बोला कि स्किन पर सिर्फ ये अपनी अम्मी के ज़माने की तिब्बत क्रीम और ये फेयर एंड लवली यूज़ करती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, अब वो तो बहुत अच्छी है जो है, बिल्कुल सही है, हाँ अच्छी है बिल्कुल। अच्छा, मगर आप उसको ज़्यादा ओवर वो भी नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स बड़े एडेड होते हैं। डॉक्टर साहब, अब जाने का वक्त जब करीब आ गया, तो मैं जाते जाते आपसे जो है ये चाहूँगा कि आप काउंसलिंग भी करते हैं, जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, ये जो हमने जिस चीज़ से शुरू की थी ये बातें कि जी स्किन कैंसर जो है वो जो गोरे लोग हैं उनमें ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और गोरे से मुराद जिनका रंग गोरा है उनकी बात हो रही है, ना कि सिर्फ अंग्रेजों की। तो ये मैं चाहूंगा कि हमारे नाजरीन को और अपने जितने भी आपके देखने वाले हैं उन्हें बताइए कि भाई ये चीज इतनी जरूरी नहीं है जिसकी वजह से आप बीमारी घर लेकर आ जाए, और इससे मिलती जुलती जो लोग कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए आते हैं आपके बिल्कुल, जिसके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप नाज़रीन को बताएं, फिर हम एक ब्रेक पे जाएंगे। बिल्कुल फाइन। देखिए, इस पे कोई बुराई नहीं है, आप कोई चीज़ एक अच्छे ढंग से करते हैं, आपको शौक है, जायज़ तरीके से करें, अपने आप को ग्लो दें, खूबसूरती लाएं, मगर एक जुनून आ जाना कि मैं बिल्कुल चिट्टी दिखूं, या लड़के भी ऐसे ही होते हैं और वो उन्होंने कुछ कह दिया और मेरा रंग ऐसा हो कि जब मैं जाऊं महफिल में तो कोई मेरी टक्कर का ही ना हो। और सेकंड चीज़ के जी, आप बहुत जैसे एक होता है ना, एक जैसे खातून जब थोड़ा बड़े भी हो जाते हैं तो अब आप बिल्कुल अपने आप को खूबसूरत रख सकते हैं, मगर आप जितना ओवरडू करेंगे ना, और वही देखिए जितना भी आप ओवरडू करेंगे वो टेम्परेरी होगा, और जिसने आपको पसंद करना है उसने आपको ऐसे ही पसंद कर लेना है, और आप हमेशा ये नहीं कर सकते कि आप कुछ ना कुछ लगाते रहें, तो फिर जब असलियत निकल के आएगी तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बेहतर ये कि आप जैसे हैं उसमें मुतमईन रहें, और दूसरों को चाहिए कि आपको वैसे ही एक्सेप्ट करें। ऐसा ही जी। नाज़रीन, एक वक्फे की जाने पड़ेंगे, और डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आप खुशामदीद कहते हैं, दुनिया बोल है मैं, और अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर खुर्रम के मशवरे आपके साथ थे। यकीन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपने उनसे जरूर भी फायदा हासिल किया होगा। पर एक बड़ी जबरदस्त खबर सहरी साहिबा कल रात से घूम रही है मार्केट में कि कल शाम को कराची की मसरूफ तरीन सड़क शाहराह फैसल पर दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई, जब एक शेर बहुत आराम से टहलते हुए सड़क पर निकल आया। भाई वॉक कर रहा है, उसकी जंगल वॉक शुरू हो गई है। जंगल का बादशाह, भाई तुझे किसने बोला यहां पे घूम? ना कोई पॉलिटिकल इवेंट चल रहा है ना कुछ, बस शेर ने कहा कराची वालों मैं आ गया। कराची के शहरियों का आमना सामना शेर से हुआ। शेर ने शहरियों की तरफ देखा, शहरियों ने शेर की तरफ देखा, और दोनों एक दूसरे को देख के यही सोच रहे थे कि मैं कंक्रीट जंगल में हूं या फिर मैं जंगल में हूं। शेर के सड़क पर आते ही ये खबर फैल गई और कराची वाले खौफजदा होने के बजाय शेर का दीदार करने पहुंच गए। बिल्कुल, और उसके बाद हुआ कुछ यूं कि अब ये शेर भी अल्हम्दुलिल्लाह पिंजरे में है, और शेर का मालिक भी इस वक्त पिंजरे में ही है। तो एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, और उसके अलावा WWF से डॉक्टर उज़मा खान साहबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहूंगी, लेकिन उससे पहले चाहूंगी कि आप एक रिपोर्ट मुलाजा कीजिए कि हुआ क्या। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जंगल के राजा को कराची की सैर का शौक चढ़ा, बीमारी का बहाना करके मालिक की गाड़ी से निकल पड़ा।
शाहराह फैसल पर हट्टे कट्टे शेर को देखकर शहरियों की सिट्टी गुम। किसी ने पुल पर चढ़कर शेर का दीदार किया, कोई गाड़ी के शीशे चढ़ाकर जंगल के बादशाह को तकता रहा। आवाम की भीड़ लगी बगैर टिकट के मजे पर। शेर को गुस्सा आ गया, शहरी पर रौब जमाया और अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। जब शहरियों की तादाद बढ़ी, पहले पार्किंग एरिया में पन्हा ली, फिर गाड़ी के नीचे छुपने में ही आफियत जाग गई। इसी रोड से आ रहे थे तो वो एक सुजुकी में था, मालकान लेके जा रहे थे, तो उन्होंने इस शेर में पिंजरा तोड़ा है और रोड पे आ गया। शेर के मालिक और वाइल्ड लाइफ की टीम ने काबू करके शेर को पिंजरे में डाला। महकमा जंगली हयात सिंध के इंस्पेक्टर मुख्तियार सोमरो का कहना था, शेर के मालिक पर भारी जुर्माना आयद होगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमने रेस्क्यू हिफाजत कर लिया और किसी को कोई इससे नुकसान नहीं हुआ, और अभी मज़ीद कार्रवाई हम करेंगे, इसकी तहकीकात करेंगे कि इसमें क्या गलतियां की गई थी। हमारा एक्ट 2020 जो है बड़ा सख्त है इसके बारे में, और जो भी इसके तकाज़े होंगे पूरे किए जाएंगे। शेर के मालिक का कहना है कि शेर बीमार था, इसे इलाज के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया। शेर को वेटरनरी डॉक्टर ने फिटफाट करार दे दिया। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उज़मा, वेलकम टू आवर शो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर उज़मा, ये जो इंसिडेंट हुआ, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे हैं और इसी तरह सलाखों के पीछे मालिकान जाते भी रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती ये कैसा शौक है इतने खूनख्वार जानवर को अपने घर में पालने का, मेरी समझ से बाहर है। बस ये डिस्प्ले ऑफ पावर एंड वेल्थ, और क्या कह सकते हैं। बट ये है कि आपका कानून इसकी इजाजत देता है, आप लाइसेंस लेके रख सकते हैं, तो फिर कानून को भी सख्त करने की जरूरत है। अच्छा, एक मिनट डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि आप लाइसेंस लेके रख तो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप के वेपन की अगर हम बात करें तो 144 में आप वेपन कैरी नहीं कर सकते। क्या इस किस्म के वाइल्ड एनिमल्स को कैरी करने के लिए कोई प्रोटोकॉल तैयार किया गया है और उसे फॉलो किया जाता है या नहीं? क्योंकि लाइसेंस अगर आप दे रहे हैं तो डेफिनेटली इस तरह की ट्रैवलिंग के ऊपर भी जो है वो कोई ना कोई पाबंदियां तो होंगी। अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि आपका फॉर एग्जांपल जो सिंध वाइल्ड लाइफ एक्ट है जो 2020 में अपडेट हुआ, मैं तो ये हैरानी है, उसमें भी ये प्रोविजन है कि आप लाइसेंस लेके रख सकते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब आप इस सेंचुरी में आके ही अगर ये इजाजत दे रहे हैं तो मुझे तो एक्सेप्टेबल नहीं लगता। उसके बाद ये है कि उसमें लिखा हुआ है कि जी हम इसके उसको आपने छोटे केज में नहीं रखना। अब छोटे केज का क्या मतलब है? वो मतलब आपका कुछ और हो सकता है और मेरा कुछ और हो सकता है। सो यू नो स्टैंडर्ड्स मिसिंग हैं। उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आप जानवर को लेके बाहर नहीं जा सकते, तो उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि आपने रखने के लिए और डिस्प्ले के लिए आपने लाइसेंस लेना है। तो उसमें आपके प्रॉपर जो डिटेल्ड रूल्स हैं उनको बनाने की जरूरत है, या मेरे ख्याल से तो इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कल ये जो हुआ है कि ये जो इंसिडेंट हुआ, अगर इसमें वो शेर किसी पर हमला कर देता और कोई जानी नुकसान खुदा ना खास्ता हो जाता तो इसका जिम्मेदार फिर कौन? तो फिर हम जिम्मेदारी एक दूसरे पे डाल रहे होते। देखें यही बात है, इसीलिए ऐसी जी ये बहुत से मुल्क हैं जिनमें इजाजत होती थी, जिन्होंने अब बैन कर दिया। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जिस पे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी होती थी वो यूएस होता था, और यूएस में भी जनवरी में एक लॉ पास हुआ है कि कोई नहीं रख सकता है इन बिग कैट्स को अपने घरों में। लेकिन डॉक्टर साहब क्या वजह है कि पाकिस्तान में इस पर कोई प्रॉपर कानून साजी नहीं हो रही, या प्रॉपर एक बताया जाए कि भाई ये इसमें रूल्स होंगे जिनको फॉलो करना लाजमी है। फिर जानवर की भी एक एज होती है जिसके बाद वो डेंजरस किसी हद तक, जैसे मतलब आप देखें ना कि भूखा है या उसको कोई नागवार गुजरी चीज़, तो जानवर है तो कुछ भी कर सकता है। तो छोटा अगर जानवर हो तो फिर भी आप कहते हैं जी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये तो आप देखें ना कि उसका अच्छा खासा बड़ा शेर है, ये घरों में नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि काफी लॉबी भी है कि इसकी इजाजत दी जाए, बिकॉज जो रखते हैं वो यूजुअली वेल कनेक्टेड भी होते हैं, विच इज अ रियलिटी। और हमने इस पूरे केस को पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया था कि इसको इजाजत नहीं होनी चाहिए, और पूरा एक वाइल्ड लाइफ कमीशन बना था जिसने अपनी पूरी रिपोर्ट सबमिट की थी, और उसमें भी ये था कि इसको फेज आउट किया जाए। मतलब कि जब
कोई एक के पास शेर मरता है तो उसको नया लेने की इजाजत ना दी जाए, लेकिन ये है कि उस पे डिसीजन अभी तक पेंडिंग है। और ये अब ये हाल है कि आपको सारे प्रोविंसेस में आपको ये ट्रेंड नजर आता है कि लोगों ने रखे हुए हैं और प्रोविंसेस इजाजत भी। जो कि मैंने और देखा है, मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब उस पर भी आप हमें थोड़ा सा गाइड करें। अब छोटे छोटे फार्म हाउसेस के ऊपर मैंने देखा है कि लोगों ने पर्सनली इस तरह के जानवर मंगवा के बाहर से उनको रखा हुआ है, और अगर आप फार्म हाउस अपने लिए बुक कराते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन और अपने किसी वेकेशन पे, तो आप वहाँ पे बच्चों के लिए जनाब उन्होंने कहा जी ये है, कोई ट्रेनर वहाँ पे मौजूद नहीं होता, वो जानवर वैक्सीनेटेड है नहीं है कुछ पता नहीं, लोग उसके साथ बैठ के तस्वीर बनवा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू, क्योंकि ये रखते हैं क्योंकि प्रोविजन है, और उसके बाद ये कि लोगों में भी टू बी ऑनेस्ट इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये वाइल्ड एनिमल्स हैं और ये अटैक भी कर सकते हैं, दे कैन बी अनप्रेडिक्टेबल, अगर वो स्ट्रेस्ड हैं तो उनका बिहेवियर हो सकता है जो कि नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद टू बी ऑनेस्ट मुझे ये लगता है कि जो हमारे जो मीडिया है उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज मैंने आप नॉट योर चैनल बट आई जनरली सीन इन टीवी शोज, कोई अपना क्रोकोडाइल लेकर आ रहा है टीवी शो पे, कोई अपना पेट लायन लेकर आ रहा है, मोस्टली रमजान ट्रांसमिशन में भी आपने देखा होगा कोई ना कोई एक एनिमल जरूर आता है। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर अगर मैं आपको खैर जाते जाते वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, तो एक इंसिडेंट हुआ था एक प्राइवेट सोसाइटी में भी जहां पर 2 कुत्तों ने एक सांप पे अटैक किया था और फिर बाद में उन कुत्तों को मार दिया गया, लेकिन उसके मालिक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए थी। खैर थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने हमें रूल्स एंड रेगुलेशन से भी आगाह किया और उनके जो राइट उसके बारे में भी बताया। अब नाजरीन हम आपको मिलवाने के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के एक फनकार से, जी हाँ, जिनका नाम है सबूर इकराम, और उन्होंने मसनूई जहानत से दिलचस्प तस्वीर बनाकर सबको हैरान कर दिया है। क्या आप जानती हैं सारिश उन्होंने कौन सी स्पेशलिटी ये है कि उन्होंने हॉलीवुड और बॉलीवुड और लॉलीवुड के स्टार्स की तस्वीर को एक नया रंग दिया है, नया अंदाज दिया है। मजीद उन्होंने क्या किया ये भी उनसे जानेंगे, और आपको टर्किश स्टार्स, हाँ बिल्कुल, टर्किश अगर आप देखें सैलजान जो है वो उसका बड़ा मशहूर किरदार हैं, कुर्लुस उस्मान का भी और अर्तुरुल का भी। बिल्कुल, सबूर इकराम ने मसनूई जहानत से पाकिस्तानी सुपरस्टार बाबर आजम, आतिफ असलम, माहिरा खान समेत भारतीय फिल्म स्टार शाहरुख खान की और विराट कोहली की भी तस्वीर बनाई है। सबूर से ही जो है वो चलिए, अस्सलाम वालेकुम सबूर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल आप सबका? कैसे ख्याल आया आपको इस काम का? बस ये मैंने काफी टाइम से आइडियाज लिखे हुए थे अपने पास कि मैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लिखूं और फिल्म के कॉन्सेप्ट्स लिखूं, और अगर जो बाकी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज है अगर कभी उनको पाकिस्तान लेकर आए तो उनकी क्या वाइब हो सकती है, उनकी क्या स्टोरीज हो सकती थी, उसको कंपाइल करके मैंने ये सारी सीरीज। अच्छा सबूर, इससे रिलेटेड हमने एक और ऐसी ही कुछ तस्वीर देखी थी, आपको भी याद होगा, शायद आपके सामने गुजरी भी हो, वो भी बड़ी वायरल हुई थी, जिसके अंदर टॉम क्रूज और रिचर्ड फोर्ड, रिचर्ड गेट वगैरह सारे पाकिस्तान में मजदूरी करते हुए इनकी AI बनाई गई थी, अगर आपने देखी हो, वो भी बड़ी दिलचस्प थी। तो क्या इंस्पिरेशन आपने किसी के फनपारों को देख के, किसी की तस्वीरों को देख के हासिल की थी, या ये खुद जहन में आया कि यार मैं भी कुछ बनाता हूँ? नहीं, मैंने पिछले 2 महीनों से मैं AI जो सॉफ्टवेयर है उसको और फोटोशॉप सीख रहा था, जिससे भी मुझे मैंने खुद आइडिया निकाले थे, जिसके अंदर मैंने जैसे अगर सपोज बारबी का था तो मैंने बारबी का लास्ट मंथ बहुत ज्यादा ट्रेंड था, तो मैंने सोचा था कि अगर बारबी इधर बनती है, पाकिस्तान बनती है, तो हमारे पास जो एक्ट्रेसेस हैं हम उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि वो एक पूरा प्रोसेस मैंने उसी प्रोसेस में कैलीग्राफी इनकॉर्पोरेट की कि मैं उर्दू और इंग्लिश में टाइपोग्राफी करूं, डिफरेंट कलर पैलेट्स के साथ खेलूं कि मैं सब सुपरस्टार्स को डिफरेंट गेटअप दूं। तो फिर उसके बाद अभी मैंने रीसेंट सीरीज स्टार्ट की जहां मैंने डिफरेंट फिल्म के कॉन्सेप्ट्स बनाना शुरू किए। अच्छा सबूर, इसमें टूल्स जो आप यूज कर रहे हैं, टूल्स के बारे में बताइएगा, टूल्स क्या यूज कर रहे हैं? फोटोशॉप और AI को यूज कर रहे हैं, चैट GPT इन्वॉल्व करके जो ये AI का नया फंक्शन आया है जिसके जरिए फेसबुक ये फोटोशॉप ने भी जो है इसे इंट्रोड्यूस कराया, यही टूल्स यूज कर रहे हैं आप? मैं फोटोशॉप यूज करता हूं जिसमें मैनिपुलेशन आ जाती है, फिर मिड जर्नी है जो AI टूल है जो पिक्चर्स जनरेट करके देती है, उससे पिक्चर्स जनरेट होती है, और फिर फर्दर मैं प्रोक्रिएट यूज करता हूं स्केचिंग के लिए। ओके। अच्छा सबूर, क्या प्लान्स क्या आपके आगे? आपने सोचा है कि आप कुछ ऐसा करें कि जो बिल्कुल ऐसा हो कि सबके लिए हैरान कुन हो?
बेसिकली आई हैव बीन वर्किंग एज अ फोटोग्राफर फॉर इयर्स और मैं एक फिल्म डायरेक्टर भी हूँ। तो मेरे लिए एक जो बड़ा एम ये है कि मैं पाकिस्तान में ऐसी फिल्म्स बनाऊँ, शॉर्ट फिल्म्स हो या फीचर फिल्म्स हो, जिसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट जॉनर्स को डिस्कवर कर सकें। अब क्योंकि फिल्म बनाने में बहुत बजट भी लगता है और मेरी एज ग्रुप भी थोड़ी सी कम है, तो उसके लिए मैंने सोचा था कि बजाय कि मैं एक एक्सक्यूज यूज करूं, तो मैंने इसके थ्रू मैंने अपने फिल्म के कॉन्सेप्ट्स बनाना शुरू किए थे कि कभी अगर फिल्म बने पाकिस्तान में तो इस तरह की फिल्म बन सकती है। अच्छा, वैसे तो अभी आजकल मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तानी बच्चे पता नहीं क्यों फिल्म एंड टीवी पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। क्या वजह है इसकी? यहाँ पे क्यों नहीं वो उस तरह से, जाहिर है जो मजबूर होगा वो तो यहीं पे पढ़ेगा और शौक भी रखता होगा। इसकी वजह क्या, और हम कितने एडवांस हैं इस इंडस्ट्री में? बेसिकली फिल्म ऐसा एक आर्ट, फिल्म भी बेसिकली आर्ट है, और आर्ट ऐसी चीज होती है जो आपको एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखी जाती है। आपको कोई वो पढ़ा नहीं सकता, ना वो आपको कोई टेक्स्ट बुक्स पे समझ आती है। तो बंदा जितना दुनिया में एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि हमारी जो सबसे अब वर्ल्ड वाइड जो सबसे बिल्ट अप इंडस्ट्रीज है, कोरियन इंडस्ट्री, आपकी टर्किश इंडस्ट्री, यूएस, इवन हॉलीवुड, आपका बॉलीवुड, या तो वो उधर लोग जाना इसलिए बनता भी है क्योंकि एज अ फिल्म मेकर माई सेल्फ, अगर मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ के डूज एंड डोंट्स देखता हूँ, उन्हीं नॉलेज को मैं लेकर जब वापस पाकिस्तान आता हूँ तो मैं उनको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ये बहुत एक क्रिटिकल पॉइंट होता है फॉर एन आर्टिस्ट टू गो। अगर हम बात करें यहाँ पाकिस्तान की, जैसे कि सैरिश ने आपसे सवाल किया था कि पाकिस्तान में फैसिलिटीज क्यों नहीं, पाकिस्तान की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं फिल्म के हवाले से। जैसे जिसमें अगर हम कराची की बात करें तो नापा का नाम बड़ा मशहूर है, और नापा जब आपको पढ़ा रहा है तो वो आपको फ्रेंच सिनेमा भी बताता है, आपको कोरियन सिनेमा भी बताता है, वो आपको इंटरनेशनल जितने भी सिनेमाज हैं वो सारी आपको थिएटरिकल परफॉर्मेंस के जरिए, क्योंकि ग्रीक थिएटर जो है उसके जरिए बताते हैं। तो फैसिलिटीज हैं यहाँ भी, लेकिन जरूरी है कि एक्सप्लोर किया जाए, इसमें भी कोई कबात नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर करें। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। पिछले कुछ साल से पाकिस्तान पिछले कुछ साल से एक स्टैंडर्ड बन चुका हुआ है, क्योंकि ऑडियंस को एक फिल्म ही नजर आती है, तो अगर उसको एक्सपैंड करने के लिए हमें और डिफरेंट चीजें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका सुबूर, ऐसे ही जबरदस्त काम करते रहें और से आपके व्यूज लेते रहेंगे और आपसे सीखने वालों को भी सीखने का मौका जरूरी है जी। और हम आपको अपनी तस्वीरें भी भेजेंगे एआई के लिए, आप उन्हें भी जो है रिक्रिएट कीजिएगा। फिलहाल हम चाहेंगे अपने नाजरीन से इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। दुनिया बोल है, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल